वाकई सीरियस लग रहे हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की मोहब्बत खींच लाई, क्योंकि कल जो है वो आवाम ज़रा ठंडी ठंडी सी लग रही थी, तो आज आवाम फुल मोटिवेटेड है, चार्ज है। तो मेरे ख्याल में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो आप, तो जब इतनी मोहब्बत है इस टॉपिक से, तो फिर हम जो पेंडिंग वाला है उसे किसी और दिन पे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। असल में अगर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 18 की रिमेनिंग कंटेंट से ना, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को अपना वो प्रॉपर टाइम नहीं मिल सकेगा। प्रिज्यूम टू बी अ डिफ़िकल्ट चैप्टर, जो कि इस तरह से है नहीं, तो शायद पहली दफ़ा आप उसको एक फ़्लो में पूरी कहानी को कवर कर सकेंगे, तो फिर आपको पूरी गेम समझ आएगी। और देन थोड़ा सा कनेक्टेड चैप्टर 15 का पोर्शन करेंगे। अगर डी एंड पे हमारे पास टाइम बच गया तो चैप्टर 18 का जो पोर्शन है वो कवर कर लेंगे, अदरवाइज़ हम उसको कल की तरफ शिफ्ट कर देंगे। अली इमरान साहब से मैंने जो है वो परमिशन ले ली है कि कल का दिन जो है उन्होंने कहा जी आप उसको क्लास एक्सटेंड कर लें, वो अपनी क्लास को कल के दिन थोड़ा सा लेट बुला लेंगे। तो कल हमारी जो लिमिट है वो 2:15 तक नहीं है, और कल कंपनी लॉ का भी क्रैश नहीं है, क्रैश डे नहीं है, तो उधर भी जी। हाँ जी, क्या हुआ क्या? वो चैप्टर सही है 18। आपको कहाँ ऐसा लगा कि मैं 18 कराने लगा? यकीन माने मैं माहौल बना रहा था कि 14 शुरू किया जाए, आपने जो है ना इतनी मेहनत से मैं जो है ना वो ठीक है। उन्होंने अपने SOP सेट किए हुए थे ना, तो डायरी में लिखा हुआ होगा कि चैप्टर 18 ओपन करना है, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जी वो जो है ना चैप्टर 18 ओपन कर ले। तो वो इस टाइम पे जो है वो हमने थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है। तो हमारा पेंडिंग बस यही है ना, और तो नहीं कुछ पेंडिंग। तो बस चैप्टर 18 का एक लॉ है आर्बिट्रेशन, वो आज डे एंड पे हो सका तो ठीक है, नहीं हुआ तो कल का टारगेट हमारा बड़ा मज़ेदार सा है। चैप्टर 15 का रिमेनिंग वो इतना टाइम नहीं लेगा। चैप्टर 1 कल भी टाइम नहीं बचा, तो मैं वो जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर उसकी अलग से रिकॉर्डिंग उठा के सेपरेटली ऐड कर दूंगा, बट नॉट कंप्रोमाइजिंग चैप्टर 14 या चैप्टर 1। तो इनको हम टाइम दे रहे होंगे, बाकी आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आज ही टाइम निकल आएगा। ये तो डिपेंड करता है कि आप लोग कितने तवज्जो से सुनते हैं। जी, कल हमारी लास्ट क्लास है इंशाल्लाह ताला। कोशिश तो यही है कि वो जो हमने एक दिन सेव कर लिया था, ये 9-10 मुहर्रम एक दिन आगे होने से, तो उससे आप लोगों को मैं थोड़ा अच्छे टाइम पे जो है वो फ्री कर दूं, क्योंकि हम परसों तो वैसे भी कर ना पाते क्लास फ्राइडे की वजह से। तो हमारा जो ओरिजिनल डे था वो सैटरडे था, लेकिन पिछले वीक में एक इजाफी दिन ऐड करने से हमने इस तरह से कर लिया है कि इंशाल्लाह ताला कल अगर आप फ्री हो जाएं तो पेपर की स्टार्ट होने में भी महीना होगा और आप इंशाल्लाह ताला विद रिवीजन फ्री हो चुके होंगे। तो अल्लाह करे कि आप लोग साथ साथ चल रहे हो, ठीक है। अगर साथ साथ नहीं चल रहे तो जो दिन मिस हो गया उसको इग्नोर कर दें। अभी इन 2 दिन कम से कम साथ चलें। इन 2 दिनों में अदर लॉस की ये 2 चैप्टर्स हैं और एक फिर चैप्टर 1 है जिसमें से फॉर श्योर पेपर आता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रिज्यूम किया जाता है कि ये एक डिफ़िकल्ट चैप्टर है, इसके अंदर ना चीज़ें टेक्निकल हैं। अगर इसका एक फ़्लो समझ आया हुआ हो तो चीज़ें उतनी टेक्निकल नहीं है। अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको समझें कि ये क्या है, इसके पीछे क्या कहानी है, इसके पीछे कनेक्टिविटी क्या है, तो इस चैप्टर ने कुछ चीज़ों को बार बार रिपीट किया है। तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि हम एक दफ़ा वो फ़्लो समझ लें, फिर उन रिपीट होती हुई चीज़ों को भी ज़रूर देख लें, लेकिन आपके जहन में पूरा नक्शा आ जाए। अब एक ज़माने में मैंने एक तजर्बा किया था, ICAP में एक तजर्बा किया था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट समझाने के लिए ना एक छोटी सी कहानी क्रिएट की थी, लेकिन वो तजर्बा इतना कामयाब रहा कि जिसको भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं समझ आता था, उस कहानी के बाद उसको काफ़ी हद तक नक्शा उसके जहन में बैठ जाता था। तो प्री वालों के लिए तो चीज़ें रिपीट होती हुई लग रही होंगी, जिन्होंने पढ़ा हुआ है पहले से प्री और पोस्ट में, लेकिन ये कहानी पुरानी कभी भी नहीं होती। ये कहानी जो है ना हमेशा फ्रेश रहती है, क्योंकि ये कहानी है बाबे दी कहानी, ठीक है जी। तो एक बाबे दी कहानी, असल कहानी बादशाह की है, ठीक है, लेकिन बादशाह की कहानियाँ तो आपने बहुत सुनी हुई हैं। तो हम ज़रा दरवेश तबीयत हैं, तो फिर हम ज़रा बाबे को मरकज़ी किरदार बना रहे हैं। तो बाबे दी कहानी है, इसमें जो है ना साइड हीरो के नाम पे हमने जो है ना वो किया है। इस कहानी में होता कुछ इस तरह से है कि एक बादशाह शिकार खेलता खेलता जंगल में गुम हो जाता है। शिकार खेलते खेलते बहुत आगे चला जाता है। उसके जो साथ वाले हैं वो उससे अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और बादशाह बड़ा परेशान हो के जंगल में सबको ढूंढ रहा होता है, उसे कोई नहीं मिल रहा होता। तो चलते चलते उसे एक झोंपड़ी नज़र आती है। उस झोंपड़ी में एक बाबा जी होते हैं, हमारे मरकज़ी किरदार नंबर 2।
तो बादशाह जो है उस झोंपड़ी में एंटर होता है और उनसे कहता है कि जी मैं इस इलाके का बादशाह हूँ, मैं रास्ता भूल चुका हूँ, एक तो मुझे रास्ता बता दें, दूसरा मुझे भूख लगी है और मैं आप इस इलाके का बादशाह हूँ, आप मुझे कुछ खाना खिलाएं, मैं आपको माल से भर दूँगा। बाबा वो उसे बताता है कि जी मेरे पास मैं तो अपना खाना खा के बैठा हुआ हूँ, मेरे पास इस वक्त कुछ नहीं है, मेरा बेटा जो है वो शहर गया हुआ है, तो मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि एक बकरी है जो मेरा आखिरी सरमाया है, हाँ ये मैं काट के आपको खिला सकता हूँ। बादशाह ने कहा क्या बात करते हो, एक बकरी, मैं तुम्हें बकरियों में जो है ना भर दूँगा, तो मतलब इस वक्त मेरी भूख मिटा दो, मैं तुम्हारे मतलब इलाके का बादशाह हूँ, तो मेरे पास बहुत पैसे, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। तो वो एक बकरी है, मैं तुम्हें 2-3 लाख दिरहम दे दूँगा। बाबा ने कहा ये तो बड़ी मज़े की डील है। बाबा ने जनाब बकरी काट के बारबेक्यू करके और बादशाह को खिला दी। बादशाह ने खाना खाने के बाद जेब में हाथ डाला, खाली। शिकार करते करते उसे था कि जेब में पैसे या हीरे जवाहरात ना रखे जाएं, तो उसने वो अपने साथियों को, मुशीरों को पकड़ाए हुए होंगे और शायद वो भी महल से लेके ना चले हों, उतना लेके चले हों जितना रास्ते में हल्का फुल्का खाने पीने का लग जाए। अब बादशाह था शर्मिंदा, कभी बाबे को देखे, बाबा अपनी मरी हुई बकरी को देखे और बादशाह की तरफ देखे, और बादशाह इलाके का बादशाह और पैसे देने की पोजीशन में नहीं है। बादशाह ने कहा मैं इस वक्त ना ज़रा पैसे कोई नहीं है, मैं एटीएम से होके आता हूँ। बाबा ने कहा ऐसे तो नहीं, तुम बादशाह हो, तुम निकल गए तो मुकर गए, तुम्हें बाद में कहाँ याद रहना है कि तुमने गरीब से बकरी खा ली, ठीक है मेरे से वादा करके जाओ। बादशाह ने कहा ठीक है मैं वादा कर लेता हूँ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। उसने कहा ऐसे वादा थोड़ी, मैंने भी अपनी जवानी में आबदी साहब से लॉ पढ़ा था, वो कहते हैं राइटिंग में होगा तो ज़रा ना लीगल इंटेंशन ज़रा ज़्यादा बन जाएगी, उसमें लीगल बाइंडिंग ज़्यादा ऐड हो जाएगी। मुझे लिख के दे दो कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, क्योंकि मैं जब तुम्हारे पास पैसे लेने आऊँगा तो तुम्हारे महल के तो दरवाजे पे खड़े हुए लोग मुझे अंदर नहीं जाने देंगे। एक कागज़ बनाओ, उस कागज़ पे लिख के दो कि तुम मुझे इतने पैसे दोगे, उस पर कुछ तारीख शारीख डालो, साइन कर दो, ताकि मैं आराम से वो कागज़ ला के प्रेजेंट कर सकूं। और कुछ इस तरह से लिख दीजिएगा कि मैं आ जाऊं या मैं अपने बेटे को भेज दूं, तो कुछ इस तरह का जुमला होना चाहिए। बादशाह ने कहा ठीक है। उसने एक कागज़ बनाया, मैं बादशाह तुम बाबे को या तुम्हारे कहने पे किसी और को 3 लाख दिरहम दूंगा, और नीचे बादशाह ने साइन कर दिया। तो एक कागज़ बन गया है जिस कागज़ पे बादशाह ने वादा कर लिया बाबे से कि मैं तुम्हें 3 लाख दिरहम दूंगा। अच्छा तुम्हें भी दे सकता हूँ, तुम बाबे को, या तुम्हारे कहने पर किसी और को, यानी उसको ऑथराइज़ कर दिया कि अगर तुम किसी और का नाम भी लिख दोगे तो वो आके, तो उसने कहा ये अब कागज़ है, इस पर मेरे साइन है, मेरे साइन सारे लोग पहचानते हैं, तो तुम जिस वक्त भी 1-2 दिन बाद पैसे लेने आओ, जब भी तुम्हारा दिल करे तुमने आना है, वो कागज़ दिखाना है दरबान को, वो मुझे तक मेरे तक पहुंचा देंगे। ये कागज़ तुम मुझे दे दो या जिसका तुमने नाम लिखा हुआ है वो मुझे कागज़ दे दे, मैं उसको फ़ौरन से 3 लाख दिरहम दे दूँगा। तो बाबे ने कहा हाँ अब ये एक लॉजिकल बात हो गई कि मेरे हाथ में एक ऐसा कागज़ है, तो तुमने मेरी बकरी खा ली है, मेरे पास कंसिडरेशन में एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको मैं पेश कर सकता हूँ। तो फिर क्या हुआ, शाम में बेटा घर आया, बेटे को बाबे ने सारा माजरा सुनाया कि इस तरह से बादशाह आया था और इस तरह से मामला हुआ था। तो बेटे ने कहा ठीक है सही है, मैं कल सुबह शहर जा रहा हूँ, आप एक काम करें मेरा नाम लिख दें। तो बाबे ने यहाँ पे जहाँ लिखा था ना तुम्हारे कहने पर, बाबे ने अपने साइन किए और लिख दिया, बेटे का नाम लिखा, फॉर एग्ज़ाम्पल शकील, वकील, जो भी उसका नाम है, बेटे या बेटे के कहने पर, और बेटे के हवाले कर दिया। बेटा इंस्ट्रूमेंट लेके अगले दिन जो है वो शहर पहुंचा तो उसको ये समझ आ गई थी कि अब हमारे पास 3 लाख दिरहम आने वाले हैं, हम अमीर होने वाले हैं। तो उसने शहर में शुरू की जो दुकानें हैं उनसे कोई अच्छा खासा को 2 लाख दिरहम की शॉपिंग कर डाली और उनसे कहा कि आप ये सामान रखें, मैं थोड़ी देर में महल से पैसे लेके आता हूँ। तो दुकानदार ने कहा महल, तुम महल में जाके पैसे कैसे मांगोगे? उसने कहा बादशाह से। उसने कहा पागल हो गए, मैं कैसे मान लूँ? उसने कहा कागज़ देखो, कागज़ पे बादशाह के साइन है, ये कागज़ जो बादशाह को दिखाएगा वो बादशाह से 3 लाख ले लेगा। उसने कहा जो भी कागज़ दिखाएगा बादशाह को। बेटे ने कहा ये कागज़ ही बड़ा जादुई है। तो दुकानदार ने कहा कि देखो फिर एक काम करते हैं, मेरा भी बड़ा दिल करता है कि मैं महल जाऊँ, और महल जाके और बादशाह से पैसे लेना तो वैसे ही बड़े फ़ख्र की बात है। तो एक काम करो, ये मेरे से 1 लाख दिरहम पकड़ो, 2 लाख दिरहम का सामान तुम लेके जा रहे हो, 3 लाख हो गया पूरा, ये कागज़ मुझे दे दो। तो बेटा कागज़ देने लगा तो एकदम से दुकानदार ने कहा नहीं ऐसे नहीं, देखो यहाँ तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, बेटे या बेटे के कहने पर,
एक काम करो, साइन करो और लिख दो दुकानदार या इसके कहने पर। बात भी सही है, बेटे ने साइन किया और फॉरवर्ड कर दिया दुकानदार को, अब उस पर लिखा हुआ है दुकानदार या दुकानदार के कहने पर। दुकानदार डी एंड पे अपनी क्लोजिंग कर रहा था और वो सोच रहा था कि मैं जाऊंगा और महल जाके पैसे लूँगा कि अचानक से उसका सप्लायर आ गया। उसने कहा भाई आपको कब से मैंने पैसे दिए हुए हैं और आपने कब से मेरे से क्रेडिट पे माल उठाया हुआ है, आपने याद है मुझे 3.25 लाख दिरहम की पेमेंट करनी है। इसने कहा हाँ ठीक है मैं आपको थोड़ी देर तक ला के देता हूँ। उसने कहा थोड़ी देर कोई नहीं, बहुत दिन हो गए, मुझे अभी पेमेंट चाहिए। बेचारे ने फिर मजबूर होकर कहा अच्छा चलें अगर अभी पेमेंट चाहिए, ये 3 लाख मेरे पास कागज़ पड़ा हुआ है, 25,000 दिनार मेरे से जो है वो दिरहम मेरे से ले लें। और उसने 3 लाख का जो वो कागज़ था उस पर साइन किया और साइन करके कह दिया सप्लायर या सप्लायर के कहने पे किसी को। सप्लायर ने आगे शायद पता नहीं किसी और को फॉरवर्ड किया हो, उसने किसी और को फॉरवर्ड किया हो। इंटरेस्टिंग बात है कि एक आखिरी बंदे के हाथ में वो कागज़ होगा जिसका नाम लिखा हुआ होगा, वो जाएगा बादशाह के पास और बादशाह ने ज़िंदगी में कभी उसे देखा भी नहीं होगा, लेकिन बादशाह का उस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा कि वो बादशाह उस बंदे को पैसे देने का पाबंद होगा। गौर से देखें तो ये कागज़ करेंसी नोट की तरह से चल रहा है। इस कागज़ को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक इस तरह का कागज़ है जो करेंसी नहीं है लेकिन करेंसी जैसा है। एक ऐसा कागज़ है जो किसी को राइट दे देता है कि वो किसी दूसरे से पेमेंट तलब कर सकता है। एक ऐसा कागज़ है जो आगे से आगे मुख्तलिफ लोगों को फॉरवर्ड हो सकता है, एंडोर्स हो सकता है, मुख्तलिफ लोग इससे आगे से आगे किसी न किसी और को एंडोर्स कर सकते हैं। तो इस कागज़ को हम कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये 3 तरह के होते हैं जिनमें से पहली किस्म हमने पढ़ी है प्रॉमिसरी नोट। ये जो हमने पढ़ा है ये प्रॉमिसरी नोट है, ये वादा है, एक बंदे ने दूसरे बंदे से वादा किया है। ये वादा किसी खास डेट का भी हो सकता है और ये फौरी का भी हो सकता है। यानी इधर उसने लिखा मैं बादशाह तुम बाबे को या तुम्हारे कहने पे पैसे दूंगा, तारीख नहीं बताई, ये नहीं कहा आज से 3 महीने बाद, आज से 2 महीने बाद, आज से 10 दिन बाद। अगर बादशाह लिखना चाहता तो लिख सकता था आज से 10 दिन बाद। तो ये इंस्ट्रूमेंट में वो टाइम भी मेंशन कर सकता है कोई, और इसको आज़ाद भी छोड़ सकता है या लिख सकता है कि जब कागज़ दिखाओगे तब पैसे मिलेंगे। फिर ये कागज़ किसी एक बंदे के नाम पे भी हो सकता है या उसके ऑर्डर पे किसी और के ऊपर भी हो सकता है। इवन बादशाह ये भी लिख सकता था कि मैं बादशाह तुम बाबे को या जिसके हाथ में ये कागज़ हुआ उसको पैसे दे दूंगा। तो इस कागज़ को वो बेरर भी बना सकता है कि जिसके हाथ में हो उसका। इस कागज़ को ऑर्डर भी बना सकता है कि जिसको वो बाबा ऑर्डर कर देगा उसके कहने पे। तो ये कागज़ टाइम बेस्ड भी हो सकता है, डिमांड बेस्ड भी हो सकता है। ये कागज़ जो है वो एक पर्सन के ऑर्डर पे भी हो सकता है और ये बेरर के तौर पे भी हो सकता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट समझ आया। डेफिनेशन देखते हैं। प्रॉमिसरी नोट इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है। पहली बात ये कि राइटिंग में एक इंस्ट्रूमेंट है, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट। ये बैंक या करेंसी नोट नहीं है, ये कागज़ है, एक इंस्ट्रूमेंट है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, इसमें एक वादा है। कैसा वादा? अनकंडीशनल, गैर मशरूत। उसमें बादशाह ने ये नहीं कहा कि मेरा मूड अच्छा हुआ तो मैं पैसे दूंगा, उस दिन धीमी धीमी बारिश हो रही हुई तो मैं पैसे दूंगा। उसने कहा मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो वादा ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई डाउट, कोई कंटिजेंसी, कोई इस तरह की चीज़ ना हो। मेकर इसे साइन करे और क्या हो, टू पे ऑन डिमांड, या तो मैं तुम्हारे डिमांड करने पे पैसे दूंगा, जैसे बाबे को उसने डिमांड वाली बात की, टाइम नहीं बताया। दूसरा ऑप्शन ये है कि एट अ फिक्स्ड और डिटरमिनेबल फ्यूचर टाइम, एक फिक्स या डिटरमाइनेबल फ्यूचर टाइम के जिसको आप डिटरमाइन कर सकेंगे, हाँ भाई आज से इतने दिन इतना टाइम के बाद। अ सर्टन सम ऑफ मनी, कुछ खास रकम, ओनली और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या उस बंदे को या उसके ऑर्डर पे या उसके बेयरर को। तो प्रॉमिसरी नोट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो राइटिंग में है, बैंक करेंसी नोट नहीं है। इसमें एक अनकंडीशनल वादा है जिसमें एक बंदा दूसरे को ऑन डिमांड या किसी खास टाइम पे कहता है कि मैं पैसे दूंगा तुम्हें या तुम्हारे कहने पे किसी को, या इवन वो बेयरर भी लिख सकता है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन समझ आ रही है? इसी में से बहुत सारे एसेंशियल्स निकलने हैं। 2 मेन पार्टीज होती हैं, एक मेकर होता है और एक पेई होता है। मेकर जो प्रॉमिसरी नोट बनाता है, हमारी एग्जांपल में बादशाह, और पेई जिसको पेमेंट होनी है, हमारी एग्जांपल में बाबा है और फिर बाद में वो साइन से चेंज होते गए। तो मेकर जो बना रहा है, पेई जिसका नाम लिखा हुआ है कि इसको पेमेंट होनी है। इसका एक स्पेसिमेन सा होता है कि अब कभी कभी बहुत ही मूड में हो तो वो आपको एक थोड़ा सा सिचुएशन देके कहता है ज़रा इसका स्पेसिमेन तो बना देना। तो थोड़ा सा इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप एग्जैक्टली 100% फॉर्मेट को फॉलो करें, लेकिन कंटेंट्स आपको पता हो। तारीख डली हुई है, न्यूमेरिक्स में लिखे हुए हैं रुपीज़, और इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं।
लिखा हुआ है 3 months आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे ABC और टू हिज ऑर्डर द सम ऑफ ₹10,000। मैं आज से 3 महीने बाद 10,000 रुपये दूंगा। आज की डेट है ये, और आज से 3 महीने बाद। इसका मतलब है ये बनाने वाले ने से टाइम बेस्ड बनाया, डिमांड बेस्ड नहीं बनाया। 2 ऑप्शन थे ना, आप डिमांड भी बना सकते थे। अगर लिखा होता, ये ना लिखा होता 3 months आफ्टर डेट, लिखा होता आई प्रॉमिस टू पे, मैं वादा करता हूँ, इसका मतलब मैं आज वादा करता हूँ। या आई प्रॉमिस टू पे कि जिस दिन कागज़ दिखाओगे उस दिन पेमेंट मिल जाएगी, तो ये डिमांड बन जाता है, ये फिर टाइम ना होता। इसमें टू जिसको वो भेज रहा है उसका नाम लिख दिया, जिसने बनाया उसका नाम लिख दिया, और साइन में मेकर ने अपने साइन कर दिए, बादशाह ने साइन कर दिए कि हाँ भाई मैंने तुम्हारे पैसे देने हैं। अगर मोटे मोटे एसेंशियल्स देखने की कोशिश करें तो ये इन राइटिंग होना चाहिए। ओरल प्रॉमिस नोट नहीं बनेगा। वो बादशाह जब ज़बानी वादा कर रहा था तो बाबे ने कहा था नहीं इस तरह से काम नहीं चलेगा, और उसने लिखवाया था। वर्ड से क्लियर कट अंडरटेकिंग नज़र आनी चाहिए, पता लगे कि एक बंदे ने दूसरे के पैसे देने। ज़रूरी नहीं कि लफ्ज़ प्रॉमिस भी इस्तेमाल हो। बादशाह ने भी वादा नहीं कहा था, उसने कहा था मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो अल्फाज से नज़र आए कि एक बंदा दूसरे से वादा कर रहा है कि उसने दूसरे को वो चीज़ पे करनी है। प्रॉमिस टू पे होना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट टू पे नहीं होना चाहिए। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है एतराफ़, मान लेना, और प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना। बादशाह ने ये नहीं लिखा कि मैं बादशाह ये मानता हूँ कि वाकई मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे तुम्हें 3 लाख देने चाहिए, ये नहीं कहा। उसने क्या कहा, मैं तुम्हें 3 लाख दिरहम दूंगा। तो ये प्रॉमिस होना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट नहीं हो। डेफिनेट अनकंडीशनल होना चाहिए, इसमें बड़ा क्लियर कट हो, कोई हैपनिंग ऑफ अनसर्टन फ्यूचर इवेंट ना हो। क्लियर कट हो मैंने आपके इतने पैसे देने हैं। कुछ अलाउड कंडीशन हैं जो डल सकती हैं, कोई ख़ास जगह लिख दें आप, कोई ख़ास टाइम लिख दें, या कोई सर्टन इवेंट लिख दें। अनसर्टन नहीं बोल रहा, सर्टन इवेंट, यानी आप कहते हैं अगस्त का पहले मंडे, अभी एक सर्टन इवेंट है। आप कहें शाम ढलने के बाद, सर्टन इवेंट है। इवन किताब यहाँ तक जज्बाती हो गई कि उन्होंने कहा कि अगर वो लिख दे फलाना बंदे की मौत पे, तो उन्होंने कहा चूँकि मौत भी एक सर्टन इवेंट है और आना ही आना है, तो यहाँ पे डेथ को भी अनसर्टन इवेंट नहीं काउंट किया गया, सर्टन इवेंट। तो अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई शर्त ना हो, लेकिन किसी ख़ास जगह, किसी ख़ास टाइम, किसी ख़ास तरीके से देने की शर्तें यहाँ पे अलाउ हैं। साइन बाय मेकर, मेकर साइन करे, मेकर उसके ऊपर सिग्नेचर करे। इवन वो कहते हैं कि अगर आपको सिग्नेचर नहीं आता, पढ़े लिखे नहीं, आप अंगूठा लगा दें, लेकिन कम से कम ऑथेंटिकेट करें कि हाँ भाई ये आपने बनाया है। देन इसके बाद क्या होता है, छोटी छोटी सी और शर्तें। सर्टन पार्टीज होनी चाहिए, पार्टी सर्टेनिटी से नज़र आ रही हो कि मेकर कौन है और पेई कौन है। अगर कागज़ को देख के पार्टीज ही नहीं समझ आ रही, बादशाह ये लिखता कि याद करो वो 27 जून की वो अनोखी शाम जिसमें एक मजबूर लाचार का पेट भरा था, और ऐसे में वो मजबूर लाचार जो है वो चाहता है कि वो दूसरे बंदे को जिसने उसका पेट भरा उसको 3 लाख दिरहम दे दे। अब इसमें मजबूर लाचार कौन है और क्या हुआ था और किसने किसको पैसे देने हैं नहीं समझ आ रहा। पार्टीज़ क्लियर होनी चाहिए, पार्टी सर्टन हो कि किस पार्टी ने किसको कितने पैसे देने हैं, पता लग रहा हो कि ये मेकर है और ये पेई है, इसने पैसे देने, इसने पैसे लेने हैं। ये चैप्टर जो ओरिजिनल आईकेप की किताब में है वो पहले क्या करते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके एसेंशियल बताते हैं, फिर उसकी बहुत सारा तरह के तरीके बताते हैं, और एंड पे फिर इंस्ट्रूमेंट्स बताना शुरू कर देते हैं। हम इस चैप्टर को सारी तरतीब आगे पीछे करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करे और कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। एक दफ़ा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए फिर आप किताब की तरतीब से याद कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं, लेकिन एक दफ़ा हम इस फ्लो को समझने की कोशिश करें। तो हम ये कहते हैं कि अगर पार्टीज आइडेंटिफाई ना हो रही हो सर्टेनिटी से, तो ये इंस्ट्रूमेंट प्रॉमिसरी नोट नहीं है। प्रॉमिसरी नोट पेबल टू मेकर भी नहीं हो सकता, पार्टी सर्टन होनी चाहिए, कम से कम 2 पार्टीज हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लिखें कि ये प्रॉमिसरी नोट मुझे ही पेबल है। देन इसमें लास्ट बात है, सेकंड लास्ट के ऊपर बात करते हैं। लास्ट बात ये है कि ये लीगल टेंडर होना चाहिए। लीगल टेंडर कहते हैं सिक्का राइजुल वक्त को, ये लीगल टेंडर होना चाहिए। इसमें रकम लिखी हुई हो जो मौजूदा उस जगह की करेंसी है, उस करेंसी में रकम हो, कोई शय, कोई जिन्स, कोई ऑब्जेक्ट, कोई इस तरह की चीज़ ना हो। ऐसा ना हो कि फॉर एग्जांपल बादशाह कहे कि मैंने बकरी खा ली है, अब मैं लिख के देता हूँ कि तुम शहर आना, मैं तुम्हें बिज़नेस लॉ की क्लासें पढ़ाऊँगा, वो गलत हो जाएगा। बिज़नेस लॉ की क्लासें नॉट कैश, तो दिस शुड बी इन कैश, और कैश भी सिक्का राइजुल वक्त, उस इलाके में चलने वाली लोकल करेंसी। तो अगर वो कहे कि जी मैं तुम्हें 400 घोड़े दूंगा, मैं तुम्हें 300 बकरियां दूंगा, तो ये प्रॉमिसरी नोट नहीं कहलाएगा। प्रॉमिसरी नोट शुड बी इन करेंसी। क्लियर?
तो इसलिए उन्होंने एग्जांपल दिया है कि अगर एक इंस्ट्रूमेंट ए साइन करे कि मैं बी को 500 रुपये दूंगा और उसको अपना ब्लैक हॉर्स दूंगा, तो ये गलत है। खाली 500 लिख देता तो चल जाता। तो अगर आपने इसमें मिक्सिंग कर दी, इसमें कोई ऑब्जेक्ट्स ऐड कर दिए, तो वो गलत हो जाएगा। ये बात समझ आई। आखिरी चीज़, सम पेबल सर्टन होना चाहिए, क्लियरली नज़र आए। जैसे बादशाह ने एब्सोल्युटली कहा 3 लाख दिरहम, उसने ये नहीं कहा कि वैसे 2 लाख दिरहम है, लेकिन उस दिन मूड में बैठा हुआ तो 2.5 लाख दिरहम भी हो सकता है और गुस्से में बैठा हुआ तो 1.5 लाख दिरहम हो जाएगा। कोई कंटिंजेंट एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि समझ ही ना आ रहा हो कि अमाउंट इतनी है या इतनी। हाँ, कुछ अलाउड कंडीशंस हैं। एक अलाउड कंडीशन ये है कि वो ऐड कर दे इंटरेस्ट। वो कहे अगर मैंने देर से पैसे दिए तो इंटरेस्ट समेत दूंगा और इंटरेस्ट का रेट स्पेसिफाई कर दे। या वो कह दे कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा उस दिन जो डॉलर का एक्सचेंज रेट चल रहा होगा उसके मुताबिक लोकल करेंसी। तो अगर इसमें एक एक्सचेंज रेट से आप मैयर कर रहे हैं किसी खास दिन का, वो भी अलाउड है। ये भी अलाउड है कि आप एक बंदे से कहें मैं तुम्हें अपने बिजनेस के प्रॉफिट का 20% दूंगा। प्रॉफिट तो ऐसी चीज़ है जो प्लस माइनस होती रहती है। उन्होंने कहा उससे वो इंस्ट्रूमेंट ख़राब नहीं होता। आप ये शर्त भी रख सकते हैं कि अगर एक इंस्टॉलमेंट तुमने ना दी तो वो इंस्टॉलमेंट अगली इंस्टॉलमेंट के साथ जमा होकर डबल हो जाएगी या उस पर इंटरेस्ट पड़ जाएगा। तो 4 कंडीशंस अलाउड हैं। नंबर 1, पेबल विद इंटरेस्ट अलाउड है। नंबर 2, अगर किसी खास करंट या इंडिकेटेड रेट ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से पेमेंट होनी है। नंबर 3, अगर इंस्टॉलमेंट्स में पे होनी है तो प्रोविजन के डिफ़ॉल्ट पे जो है वो सारी अमाउंट ड्यू हो जाएगी। और चौथा, अगर इट बीइंग सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट और लॉस की एडजस्टमेंट अगर होनी है बिजनेस के मालिक की, तो इस वजह से ये प्रोमिसरी नोट कंडीशनल नहीं हो जाता। वो कहने का मतलब ये है कि प्रोमिसरी नोट में अगर आप प्रॉफिट शेयरिंग की शर्त भी डाल देंगे तो भी वो कंडीशनल नहीं कहलाएगा। तो आसान अल्फाज में 4 तरह की शर्तें अलाउड है। इंटरेस्ट की शर्त, इंस्टॉलमेंट पे ना हो तो वो ओवरड्यू हो जाएगी, एक्सचेंज रेट की शर्त और प्रॉफिट की परसेंटेज की शर्त। ये 4 चीज़ों से भी हम मान लेंगे कि सम पेबल सर्टन है। अदरवाइज रूल ये है कि सम पेबल सर्टन होना चाहिए और किसी किस्म का डाउट नहीं होना चाहिए। तो दैट वाज अबाउट प्रोमिसरी नोट। यहाँ तक हमने जितना पढ़ा है उसमें अगर कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन हो तो बताएं। ये बात समझ आ रही है सबको? प्रोमिसरी नोट जी, तो प्रॉफिट में अगर वो कहे कि मैं 10% दूंगा या 15%, जी अगर वो कहे मैं प्रॉफिट में या 10% दूंगा या 15%, अब अनसर्टन हो गया। अगर वो कहे 15% तो सर्टन है। हाँ, प्रॉफिट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसको परसेंटेज सर्टन बतानी पड़ेगी। जी अगर बादशाह मर जाए तो फिर पैसे कौन देगा? जी, अब अगर बादशाह मर जाए, ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट टैग की तरह का कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। बादशाह मर गया, उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाउंड है फादर के साइन की वजह से उतने पैसे देने के लिए, प्रोवाइडेड कि उनको अपनी बाप की जायदाद से उतना मिला हो। याद है? उस हद तक लायबल है, उससे ज़्यादा के लायबल नहीं है। तो ये बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट बन चुका हुआ है 2 बंदों के दरमियान। इंटरेस्टिंगली शायद आखिरी पार्टी ने पहली पार्टी की शक्ल भी नहीं देखी, लेकिन आखिरी पार्टी कानूनी हक रखती है कि वो पहली पार्टी से पैसे ले, और अगर पहली पार्टी इनकार कर दे तो उससे पीछे जिस बंदे ने उसे कागज़ पकड़ाया उससे कहेगा भाई मुझे पैसे दो। तो एक बड़ा मज़े का कागज़ है जिसमें चीज़ें आगे से आगे फॉरवर्ड हो रही है। जी, प्रोमिस नोट इंस्टॉलमेंट की बेसिस पे भी बन सकता है। यानी प्रोमिस नोट में ये हो सकता है कि मैं तुम्हें 3 अलग अलग इस टाइम पे इतने पैसे दूंगा। दिस कैन हैपन। इस तरह का प्रोमिस नोट आप लोग कॉलेज के साथ साइन करते हैं। हमारा फॉर्म साइन करते हैं और कहते हैं मैं वादा करता हूँ, मैं एक्नॉलेज भी करता हूँ, मैं वादा भी करता हूँ कि मैं इस तारीख को ये पैसे दूंगा। उसके बाद वो तारीख होती है, हम होते हैं और फिर बच्चों के पीछे भाग रहे होते हैं। उनसे कहते हैं यार भाई खुदा का खौफ करो, मतलब कोई हमने कोई क्राइम नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया, आपने ड्यू डेट पे पैसे देने थे, आप मतलब हमने आपको पढ़ाते हुए कोई कसर नहीं छोड़ी, तो आप अपना फ़र्ज़ तो अदा करो। तो खैर चलें, वो अलग चक्कर है। ये बात समझ आई? एक स्टेप आगे चलते हैं। बाबी दी कहानी सीज़न 2। अब प्रॉमिस नोट से अगला वाला इंस्ट्रूमेंट समझना है, तो फिर उसी कहानी में थोड़ी सी वेरिएशन लेके आएंगे ताकि आपको वो दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी जो उससे मिलता जुलता है वो समझ आ जाए, और ये भी समझ आ जाए कि उसमें और इसमें फ़र्क क्या है। बाबी दी कहानी सीज़न 2। अब सीज़न 2 में क्या हो रहा है? असल में ये चैप्टर जो है ना, ये तवज्जो मांगता है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसको एक अच्छा सफिशिएंट टाइम मिले और एक आप जब उठें तो आपके जहन में पूरा कॉन्सेप्ट हो, हर चीज़ समझ आई हुई हो, फिर रिमेनिंग ये रह जाए कि कुछ चीज़ें आपने याद करनी हो। सीज़न 2 में क्या हुआ? आपको पता है सीज़न 2 अक्सर सीज़न 1 की मिलती जुलती स्टोरी से शुरू होता है। सीज़न 2 में इस दफ़ा बादशाह और ख़जांची 2 बंदे इकट्ठे गुम हो गए हैं। अब बादशाह अकेला नहीं है, बादशाह और ख़जांची दोनों इकट्ठे गुम हो गए हैं। दोनों उसी तरह से जो है वो झोंपड़ी में पहुँचे, उसी तरह से दोनों को भूख लगी हुई थी, उसी तरह से दोनों ने बकरी खाई, और उसी तरह से डे एंड पे जब पेमेंट की बारी आई, बादशाह ने ख़जांची से कहा कि तुम्हारे पास मेरे पैसे पड़े होते हैं, निकालो ज़रा जेब से। उसने जेबें देखी खाली।
बादशाह ने सोचा शायद मेरी जेब में कोई हार शार हो, कोई मोती वगैरह हो, मैं इस बाबे को दे दूँ, वो भी नहीं मिला। अब बादशाह बड़ा शर्मिंदा, और साथ साथ जो है ना वो खजांची को देख रहा है, जलील कराता है, ठीक है, मतलब बाबे के आगे जो है ना, वो ज़ाहिर है बादशाह के पैसे बादशाह के पास थे ही नहीं, वो तो होते ही खजांची के पास थे। तो बादशाह ये चाहता था कि वो खजांची से कहे कि तुम ऐसे पैसे दे दो। खजांची भाई साहब वो भी खाली जेब के साथ आए हुए हैं। अब बाबे ने कहा जी पैसे, ठीक है, तो वो जो है ना रेगुलर क्लास में जो पढ़े हुए हैं वो जो है ना वो उसमें, क्योंकि हम कहते हैं ना हम पैसे को रेगुलर क्लास में कहते हैं पैहे, वो लाहौर में बैठे हैं तो फिर हम लाहौरी ज़बान इस्तेमाल करते हैं ना, मेरे पैहे हो गए किड़े पैहे, ठीक है, तो वो जो ये कारोबारी ज़बान है, बाबे ने कहा पैहे, उन्होंने कहा किड़े पैहे, मैं मतलब, तो खैर बाबे ने कहा भाई मेरी बकरी आप खा गए, मेरे पास आखिरी यही बकरी थी और आप बादशाह हैं, कोई शेम ऑन यू, मतलब जो है ना। अब बादशाह शर्मिंदा है, उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें लिख देता हूँ कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा। उसने कहा अगर तुम्हारे पास होते तो आज तुम इसकी तरफ ना देख रहे होते शर्मिंदगी से, मुझे समझ आ गया तुम्हारे पास भी नहीं होते, पड़े इसके पास होते हैं, तो ये मत लिखो कि मैं दूंगा, इसको कहो कि ये मुझे दे। बादशाह ने कहा हाँ बिल्कुल बात सही है। तो बादशाह ने खजांची की तरफ मुंह करके एक कागज़ लिखा, मैं बादशाह तुम खजांची को हुक्म देता हूँ कि तुमने बाबे को पैसे देने हैं। खजांची को कागज़ पकड़ाया, खजांची ने जेब में डाला और दोनों खामोशी से झोंपड़ी से बाहर निकलने लगे। बाबे ने कहा 1 मिनट, आपस वापस में खेल के फारिग हो गए हो, मैं पैसे तो मैंने लेने हैं। तो उसने कहा हाँ तुम्हारा नाम तो लिखा है। उसने कहा नाम लिखा है, कागज़ तो मुझे दो। तो उन्होंने कहा हाँ वाकई बात तो सही है, कागज़ इसके पास होगा तो ये जाके, तो ये कागज़ उसको दे दिया गया बाबे को। तो बाबे ने कहा कि देखो बादशाह तुमने तो साइन कर दिए हैं, लेकिन पैसे किसने देने हैं, इससे भी तो साइन करवाओ। बादशाह ने उसको भी कागज़ दिया। अब कागज़ पे लिखा हुआ है कि मैं बादशाह तुम खजांची को हुक्म देता हूँ कि तुमने बाबे को या बाबे के कहने पे किसी और को 3 लाख दिरहम देने हैं। बादशाह ने साइन कर दिए और उसके बाद इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया खजांची को, और खजांची ने भी साइन कर दिए। खजांची ने जब साइन कर दिए तो उसके बाद आपने उठा के ये चीज़ बाबे को दे दी कि अब ये कागज़ है जिस पे जिसने पैसे देने उसके भी साइन है और जो असल ज़िम्मेदार है उसके भी साइन है। अगर वो पैसे ना दे खजांची, तुम पहले उसके पास जाना, उसे कागज़ दिखाना, वो ख़जाने में से पैसे दे देगा। अगर उसने पैसे ना दिए तो रोते हुए मेरे पास आना, मुझे शिकायत करना कि मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया, मेरा ये कागज़ डिसऑनर हो गया। ऐसे डिसऑनर कहते हैं कि आप पेमेंट लेने जाएँ और अगला बंदा आपको इनकार कर दे। उन्होंने कहा अगर खजांची तुम्हें ना सुने तो मेरे पास आना, मुझे कागज़ दिखाना, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। इस कागज़ को हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। उसमें 2 इंसान थे, एक ने दूसरे से वादा किया था, इसमें 3 इंसान हैं। एक दूसरे को हुक्म दे रहा है कि तुमने मेरे वाले पैसे इसको देने हैं। तो नॉर्मली ये तब होता है जब एक बंदे के पास आपके पैसे पड़े होते हैं और आपने किसी की पेमेंट करनी होती है, तो आप उन दोनों को डायरेक्ट कर देते हैं कि तुमने उसको पैसे दे देने हैं। तो टेक्निकली इसमें और बिल ऑफ एक्सचेंज में जो फ़र्क है, अगर हम डेफिनेशन को देखें तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो राइटिंग में, वही वाली बात, अनकंडीशनल ऑर्डर है, ऑर्डर है, प्रॉमिस नहीं है, ऑर्डर है, साइन बाय मेकर, मेकर साइन कर रहा है इनिशियली, डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन, हुक्म दे रहा है एक सर्टन पर्सन को कि वो पे करे, ऑन डिमांड पे करे या फिक्स या डिटर्मिनेबल फ्यूचर टाइम में पे करे, वही वाली बात है, डिमांड पे या एक फिक्स टाइम पे, सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सब कुछ वैसा ही है। फ़र्क ये नज़र आया कि इसमें 3 बंदे हैं, एक हुक्म दे रहा है, दूसरे को हुक्म मिल रहा है और तीसरे को पेमेंट होनी है। यहाँ पे 2 बंदे साइन करने वाले हैं और यहाँ ऑर्डर है, यहाँ पे प्रॉमिस नहीं है। बाकी टाइम और डिमांड वाली बातें भी उसी तरह से हैं, ऑर्डर बेयरर वाली बातें भी उसी तरह से हैं। तो इसका मतलब है 3 मेन पार्टीज हो गई। ड्रॉर, ड्रॉर जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है, पेई जिसको पेमेंट होनी है, ड्रॉई जिसके नाम पे बिल बना है, खजांची तुमने पैसे देने हैं, पर्सन हु इज़ ऑर्डर टू पे द अमाउंट। अब 3 पार्टीज हो गई। ड्रॉर बना रहा है, बना के वो ड्रॉई को दे रहा है, ड्रॉई से साइन करवा के पेई के हवाले कर रहा है, जिसमें ड्रॉर ड्रॉई को हुक्म दे रहा है कि तुमने इस पेई के पैसे देने हैं। कागज़ पेई के पास है, पेई आएगा ड्रॉई के पास, उससे पैसे लेगा, अगर वो नहीं देगा तो फिर इसके पास आएगा। क्या ये सारी बात समझ आ रही है? तो ये 3 पार्टीज हैं। स्पेसिमन अगर देखें उसी तरह से तारीख है, उसी तरह से अमाउंट है। 3 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू XYZ। उसने कहा, उधर लिखा था आई प्रॉमिस टू पे, इधर हुक्म दे रहा है एक बंदा दूसरे को कि तुमने XYZ नामी पेई को देने हैं। किसको हुक्म दे रहा है? ABC को, ड्रॉई को। ABC ने एक्सेप्ट कर लिया, उसके साइन आ जाएंगे और यहाँ साइन आ जाएंगे
MNO के जो कि इसको बना रहा है कि हाँ भाई मतलब तुमने पैसे देने हैं। तो इसमें मेकर के भी साइन है और एक्सेप्ट करने वाले की भी साइन है, और ये आपने जो है ABC के नाम पे बनाया है कि हाँ भाई ये तुमने इस तरह से करना है, और हवाले किसके की है। तो जहन में रखना है, मुखातिब है ड्रॉई लेकिन कागज़ है पेई के पास। ड्रॉर बादशाह, पेई बाबा और ड्रॉई ख़जानची। क्या ये बात समझ आई? जब ये बात समझ आई है तो इसके एसेंशियल्स को ICAP की किताब में दोबारा से सारी बातें कॉपी की हुई हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ उसकी हेडिंग डाल दी है क्योंकि सारी वही बातें इन राइटिंग। उसी तरह से डेफिनेट अनकंडीशनल, उधर प्रॉमिस टू पे था, यहाँ ऑर्डर टू पे। ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट टू पे ना हो, ऑर्डर टू पे हो। ड्रॉर और ड्रॉई साइन करे, वहाँ मेकर साइन करता था। पार्टी सर्टन हो, लीगल टेंडर हो, सम पेबल सर्टन हो। तो सारी चीज़ें उसी तरह से हैं। जो फ़र्क हमें नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है, ये ऑर्डर है, वो प्रॉमिस था। ये दो बंदों ने साइन किया है, वो एक बंदा साइन कर रहा है। सब कुछ तकरीबन उसी तरह से ही है। भाई कुछ कहना चाहता है? जी, ड्रॉई के सिग्नेचर के बाद क्या ड्रॉर फिर भी लाइबल है? इस इधर हम कहते हैं ड्रॉर की लाइबिलिटी है सेकेंडरी, प्राइमरी लाइबिलिटी है ड्रॉई की। लेकिन ड्रॉई अगर पैसे नहीं देगा तो ज़रूर ड्रॉर के पास हम आ सकते हैं कि तुमने कागज़ लिखा था, जिसके नाम पे लिखा था वो तो नहीं दे रहा पैसे, अब तुम पैसे दो। इसको हम कहते हैं नोटिस ऑफ डिसऑनर, कि अगर आपका इंस्ट्रूमेंट नहीं कैश हुआ तो आप उसकी शिकायत करते हैं उस बंदे को जो उससे पीछे वाला बंदा है। प्रॉमिस नोट में शिकायत नहीं कर सकते। प्रॉमिस नोट में अगर बादशाह ने इनकार कर दिया तो शिकायत किससे करें? लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई के पास पहले आएंगे, वो इनकार करेगा, फिर ड्रॉर के पास आएंगे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिस नोट का फ़र्क समझ आ रहा है? किताब को लगा नहीं समझ आ रहा, किताब ने ये कहाँ से आ गया, ये बिल ऑफ एक्सचेंज और उसका डिफरेंस। प्रॉमिस नोट में 2 पार्टीज़ हैं और यहाँ 3 पार्टीज़ हैं। इस पॉइंट पे बाद में आते हैं। इसकी टोन है प्रॉमिस, इसकी टोन है ऑर्डर। इसमें एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, प्रॉमिस नोट किसी और से एक्सेप्ट नहीं करवाना, जबकि इसमें ड्रॉई की एक्सेप्टेंस चाहिए। पेमेंट प्रेजेंट होने से पहले एक दफ़ा ड्रॉई ने कम से कम इसको ओके किया हुआ हो। इसमें लाइबिलिटी है प्राइमरी और एब्सोल्यूट। बादशाह की प्राइमरी लाइबिलिटी है, बनाने वाले की। यहाँ बनाने वाले की लाइबिलिटी सेकेंडरी है, कंडीशनल है। इट अराइज ओनली व्हेन द एक्सेप्टर डज नॉट ऑनर द, जब वो ऑनर नहीं करेगा बिल तब उसकी लाइबिलिटी आएगी। मेकर पोजीशन क्या है? मेकर यहाँ पे इमीडिएट पोजीशन में पेई के साथ बादशाह और बाबा आमने सामने हैं। बादशाह ने बाबा को पैसे देने हैं, बट उधर बादशाह और खजांची आमने सामने है और दूसरी तरफ खजांची और बाबा आमने सामने है। तो यहाँ पे आपकी इमीडिएट रिलेशन एक्सेप्टर के साथ है, पेई के साथ नहीं है। बादशाह और खजांची का आपस में लिंक है, लेकिन बादशाह का बाबे से लिंक नहीं है। बाबा पहले खजांची के पास आएगा, वो नहीं देगा तो फिर बादशाह के पास आएगा। इसमें नो नोटिस ऑफ डिसऑनर इज़ रिक्वायर्ड। अगर ये बाउंस हो जाए या इसकी पेमेंट ना हो तो आप किसी को शिकायत नहीं कर सकते, और ये अगर डिसऑनर हो जाए तो आप शिकायत कर सकते हैं। ड्रॉर को भी शिकायत कर सकते हैं, या आपको पीछे जिस पार्टी ने इंस्ट्रूमेंट दिया आप उसे भी शिकायत कर सकते हैं। यहाँ पे मेकर और पेई सेम लोग नहीं हो सकते। हमने कहा था ना एक ही बंदा दोनों काम नहीं कर सकता, 2 बंदे होने चाहिए। उधर 3 बंदे हैं तो 3 कॉमन होके 2 बन सकते हैं। जो ड्रॉर है वो ही पेई भी बन सकता है। बादशाह किसी दिन महल में बैठे बैठे खजांची से कहे कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ मुझे 5 लाख दिरहम ला के दे दो। किसको ला के दे दो? मुझे ला के दे दो। तो बादशाह ड्रॉर है, ड्रॉई है खजांची, और पेई कौन है? बादशाह। तो ड्रॉर और पेई एक बंदा हो सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में ये दोनों पोजीशन एक बंदे की हो सकती हैं। प्रॉमिस नोट में ये दोनों पोजीशन एक बंदे की नहीं हो सकती। बनाने वाला ही खुद पेमेंट रिसीव करे ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज में पॉसिबल है, प्रॉमिस नोट में पॉसिबल नहीं है। ये पॉइंट सबको समझ आया? डिफरेंसेस समझ आए? जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज को समझ बैठते हैं तो अचानक से लोग कहते हैं कि ये तो चेक हो गया। चेक में क्या होता है? भाई मैंने ये भाई को अगर पैसे देने हैं तो मैं मिज़ान बैंक को एक चेक लिख के दूंगा, या मैं एक चेक लिखूंगा जिसमें मैं मिज़ान बैंक से कहूँगा पे ये वाले भाई 5 रुपये। ठीक है, मैंने कहा मैं गलती से भी कोई ऐसी बात ना कर दूँ आप बाद में क्लिप निकाल के आप कहें लीगली सर ने क्लास में क्लेम किया था। तो अगर मैं उसमें लिख दूँ कि ये वाले भाई को आप 5 रुपये देने हैं। अच्छा, अब यहाँ मिज़ान से साइन करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मिज़ान की तो ऑलरेडी स्टैंप वगैरह आ रही है, वो तो चेकबुक ही मिज़ान के नाम की है। तो मैं चेक लिख के दे दूँ मिज़ान का और इनको पकड़ा दूँ ये पे ही है। तो मैं ड्रॉर हूँ, मेरा बैंक ड्रॉई है और जिसको पेमेंट होनी है। तो यूँ समझें कि खजांची की जगह बैंक को ऐड कर दें तो ये चेक बन जाएगा। तो इसका मतलब अब चेक की डेफिनेशन लंबी चौड़ी नहीं होगी। अगर आपको बिल ऑफ एक्सचेंज समझ आ गया है तो चेक एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी डेफिनेशन है चेक इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज।
चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। अब चेक है चैप्टर 15 में, लेकिन चूंकि ये इंस्ट्रूमेंट समझ आ रहे हैं आपको, तो वो साथ कनेक्टेड ये भी समझ आ जाएगा, ताकि जब हम चेक पे जाएंगे तो चीज़ें कवर हुई हुई होंगी। शायद आपको स्केड्यूल याद हो तो उसमें लिखा था चैप्टर 14 एंड चैप्टर 15 स्टार्ट, ब्रैकेट में लिखा था स्टार्ट, कि हम उसको स्टार्ट कर देंगे, उसको छेड़ के वापस आ जाएंगे, उसको अगले दिन प्रॉपर करेंगे, लेकिन एक दफ़ा आज उसे थोड़ा तंग कराएंगे। तो चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, किसी खास बैंकर पे ड्रॉन होगा। यानी कि चेक एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसमें खास बैंक ही आएगा, किसी और को आप नहीं देंगे, किसी और के नाम पे नहीं करेंगे। यानी चेक में ड्रॉई हमेशा बैंक होना चाहिए। फिर इसमें एक और कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि जैसे हमने बाकी जगह कहा था ना कि वो टाइम भी हो सकता है, डिमांड भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, बेरर भी हो सकता है। बातें समझ आती हैं, टाइम और डिमांड। तो उसमें टाइम लिख दें कि इतने अरसे बाद, या कहते हैं अभी ये पैसे ले सकते हो। और बेरर ऑर्डर, ऑर्डर में किसी का नाम लिख दें, और बेरर क्या था, किसी के हाथ में, वो भी। तो ये एक अजीब सा इंस्ट्रूमेंट है, इस पर वो कहते हैं आप टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं बना सकते, ये हमेशा डिमांड होगा। ये हमेशा डिमांड होगा। चेक आज आप बनाएंगे तो आप हमेशा आज की तारीख डालेंगे। अगर आप आज किसी फ्यूचर डेट को डाल देते हैं तो ये एक इनवैलिड इंस्ट्रूमेंट है। आप जिस वक्त चेक बनाएंगे आप उस दिन की डेट डालेंगे, और उस दिन से, उसी सेकंड से वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। अगले ही लम्हे अगला बंदा बैंक जाके पैसे ले ले तो वो ले सकता है। तो चेक हमेशा डिमांड होगा, चेक कभी भी टाइम नहीं होगा। तो डेफिनेशन होनी चाहिए थी कि चेक इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज drawn on a specified banker and is always payable on demand। लेकिन किताब को ये जुमला लिखते हुए ज़रा थोड़ा सा फनकारी सूझी। उन्होंने, अब डेफिनेशन है तो मैं इसके अल्फाज भी सीधे नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। वो लिखना चाह रहे थे इज एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन डिमांड, उन्होंने कहा इज नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदर देन डिमांड। चेक अदर देन डिमांड हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर कैसा हो सकता है, चेक डिमांड होगा। मतलब ये दो नेगेटिव इकट्ठे कर दी ना। नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल, इस पे ऐसा नहीं लिखा होगा। कैसा नहीं लिखा होगा, अदर देन डिमांड। चेक पे अदर देन डिमांड लिखा हो ऐसा नहीं होगा, तो फिर क्या होगा। तो अगर ये डेफिनेशन ना होती, नीचे की कोई चीज़ होती, तो मैं इसको सेंसर करके साफ अल्फाज में ऑलरेडी लिख चुका होता। लेकिन डेफिनेशन है, मैं भी मजबूर हूँ कि मैं उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। मैं हर दफ़ा याद कराता हूँ, एक दफ़ा फिर याद करा दूँ कि डेफिनेशन को उन्हीं अल्फाज के साथ लिखना है पेपर में। बाकी जगह यू ऑलवेज़ हैव अ लिबर्टी कि अगर आपको अच्छा लिखना आता है और आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने अल्फाज में तो आप ज़रूर करें। लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लिखना आता तो फिर पेपर में रिस्क मत लीजिएगा, बाकी चीज़ें भी याद कर लीजिएगा। खामखा ऐसे सोचेंगे ज़रा लिख के देखते हैं, फेल हो गया तो पता लग जाएगा कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं थी। तो ये तजर्बा है कि आप मत करें। अगर अपने ऊपर हल्का सा भी गुमान है कि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आप चीज़ों को कवर कर लें। सीए में अगेन वही वाली बात है, अपने आप को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग अपने आप को नहीं समझते, 3-3, 4-4 पेपर धड़ाधड़ देते रहते हैं, 5-6 अटैम्प्ट तक देते रहते हैं। फिर बाद में ख्याल आता है कि नहीं मैं ज़्यादा जुल्म करता हूँ, फिर 2 पेपर देना शुरू करते हैं, पास हो जाते हैं। समटाइम एक स्टूडेंट 2-2 करके 4 अटैम्प्ट में अपने 8वां पेपर निकाल लेता है, 2 साल में कैफ कर लेता है। और एक स्टूडेंट मुसलसल 3-3 की कोशिश करता रहता है और 2.5 साल बाद उसका 1 पेपर पास हुआ होता है। तो ये गलत नहीं है कि आप कम पेपर दें या इवन ज़्यादा पेपर दें। अच्छी बात बस अपने आप को असेस करना है, अपने आप को असेस ज़रूर करें कि आप कहाँ पे हैं। आप स्लो लर्नर हैं, कोई बात नहीं है। सीए में कोई बहुत ज़्यादा चीते नहीं लर्नर मौजूद या बहुत ज़्यादा, यहाँ पे इस्तकामत ज़्यादा चाहिए। और जो लाइक बच्चे होते हैं उनका कॉन्फिडेंस फ़ौरन से शटर हो जाता है जब वो पेपर देते हैं और फेल होते हैं। जो मेहनत वाला बच्चा होता है वो कहता है अच्छा फेल हो गया कोई बात नहीं, अगली बार मैं मेहनत करके पेपर दूंगा। तो इस्तकामत यहाँ चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, मेहनत चाहिए, इंटेलिजेंस थोड़ी साइड पे रह जाती है। और आधे ज़्यादा सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें इंटेलिजेंस से कोई बहुत ज़्यादा प्लस माइनस आपको फ़ायदा नहीं होता। आप जितने भी इंटेलिजेंट हो, फ्रॉड की डेफिनेशन तो फिर भी रटा ही मारनी पड़ेगी ना। आप खुद से लिखने की कोशिश कर लें, कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ हो जाएगी। तो कुछ जगह हम बाउंड हो जाते हैं। इंटेलिजेंस आपको सपोर्ट कर सकती है कम टाइम में ज़्यादा सीखने के लिए, बट यहाँ इस्तकामत और कंसिस्टेंसी ज़्यादा चाहिए। तो चेक हमें समझ आया, चेक एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है जो हमेशा एक स्पेसिफाइड बैंकर पे होगा और डिमांड के अलावा हो ऐसा हो नहीं सकता, यानी हमेशा होगा ऑन डिमांड। 3 पार्टीज कौन सी हैं, ड्रॉ, ड्रॉई और पेई। ड्रॉ जो बना रहा है, ड्रॉई जो बैंकर है, और पेई जिसको पे हो रहा है। चेक का एक फॉर्मेट, बैंक का नाम और वो सारी चीज़ें। अच्छा, चेक का फॉर्मेट कोई 1-2 अटेम्प्ट पीछे आई कि अपने अपनी किताब में रिवाइज़ किया था।
तो एक दफ़ा आप देख लीजिएगा कि अगर आपकी किताब मैच कर रही है या आपके पास थोड़ी सी कोई पुरानी किताब है तो देख लीजिएगा कि क्या ये इसी तरह का फॉर्मेट है आपके पास, तो उससे आपको इजी हो जाएगा। पता लगा मेरी अपनी किताब में डिफरेंट फॉर्मेट निकला है। अच्छा जी, तो ये फॉर्मेट है, बैंक का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, यानी कि अब इसमें बैंक के साइन की ज़रूरत नहीं है। चेक नंबर आ गया, तारीख आ गई, पे और आगे खाली जगह कि यहाँ बंदे का नाम लिख दिया जाएगा और आगे लिखा होता है और बेरर। इसे काट देंगे तो बेरर नहीं रहेगा, नाम लिख देंगे तो वो बंदा भी कैश करा सकता है और बेरर भी, जो बेरर आएगा वो पीछे अपने साइन करेगा वो कैश करा सकता है। इसे काट देंगे तो ये ऑर्डर बन जाएगा। यानी ऑर्डर बेरर दोनों हो सकता है लेकिन टाइम डिमांड दोनों नहीं हो सकता। ये हमेशा क्या होगा, डिमांड। यहाँ इंग्लिश में रुपए लिख देंगे, यहाँ नंबर्स में रुपए लिख देंगे, यहाँ साइन आ जाएगा। तो नंबर्स और इंग्लिश आपस में मैच कर रहे हो तो समटाइम क्या होता है, यहाँ देख के कन्फ्यूजन हो रही होती है तो इंग्लिश पढ़ ली जाती है, इंग्लिश में कन्फ्यूजन हो तो नंबर पढ़ लिया जाता है। तो ये दो तरह से आप लिखते हैं, नंबर भी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी। नीचे उनका अपना एक अकाउंट नंबर और बाकी सारी चीज़ें वगैरह आ रही होती हैं। तो ये एक चेक का इस तरह का एक फॉर्मेट होता है। बात समझ आइए। तो चेक क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो फिर चेक के एसेंशियल देखने में भी कोई बात नहीं है। चेक इन राइटिंग होगा हमेशा। चेक एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे है, रिक्वेस्ट नहीं है, डेफिनेट अनकंडीशनल है, साइन बाय ड्रॉअर है, सर्टन पार्टीज़ है, सर्टन सम है, सिर्फ पैसे हैं। ये सारी बातें वो हैं जो हमने पढ़ी हुई हैं। नई दो बातें क्या हैं, ये हमेशा स्पेसिफाइड बैंकर पे ड्रॉ होगा और ये हमेशा पेबल ऑन डिमांड होगा। और यहाँ दो साइन नहीं है, यहाँ एक साइन है, ड्रॉअर के साइन है। तो क्या ड्रॉ, ड्रॉई, मेकर, पेई, ये सारे अल्फाज हमें समझ आ रहे हैं, ये सारे तरह के इंस्ट्रूमेंट हमें समझ आ रहे हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की टाइप्स की तरफ आते हैं। यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स किस किस नोयत के हो सकता है। मैंने आपसे कहा कि ये टाइम भी हो सकता है, डिमांड भी, ऑर्डर भी हो सकता है, बेरर भी हो सकता है। तो अब ज़रा आते हैं किताब से, पूछते हैं कि किताब हमें किस किस तरह से बता रही है। तो ये कह रहे हैं कि ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है और बेरर इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है, विच इज़ एक्सप्रेस टू बी सो पेबल, जिसमें वो लिखा हुआ हो जो हेडिंग में लिखा हुआ है। ये इस जुमले को हम पढ़ते हैं, विच इज़ एक्सप्रेस टू बी सो पेबल, जो रेफर कर रहा होता है अपने से पीछे किसी हेडिंग की तरफ, जैसे उन्होंने कहा है। अब रेगुलर क्लास में तो मैंने इसकी पूरी इंटरप्रिटेशन बताई थी कि ये उन्हों से क्या मुराद होती है, लेकिन यहाँ पे विच इज़ एक्सप्रेस टू बी सो पेबल का मतलब है जिसमें वो लिखा हो जो ऊपर हेडिंग में लिखा है। तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इज विच इज़ एक्सप्रेस टू बी पेबल टू ऑर्डर, सो पेबल। बेरर इंस्ट्रूमेंट में भी लिखा हुआ एक्सप्रेस टू बी, आप कहेंगे सर दोनों की सेम डेफिनेशन है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट विच इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल और बेरर है, तो ये सो का मतलब है विच इज एक्सप्रेस टू बी वैसे पेबल जैसे ये लिखा हुआ है। और इसका क्या मतलब है, विच इज एक्सप्रेस टू बी, तो विच इज एक्सप्रेस टू बी पेबल टू ऑर्डर, विच इज एक्सप्रेस टू बी पेबल टू बेरर। ये एक्सप्रेस टू बी पेबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन होता है और इसमें ऐसे अल्फाज नहीं लिखे होते जिससे आप मना कर रहे हो कि खबरदार इसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट अगर किसी का नाम लिख दें, किसी स्पेसिफिक बंदे को बता दें कि ये या इसके कहने पे कहीं, तो वो बन जाएगा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। किसी का नाम लिख दें और ऐसे अल्फाज ना लिखे हों जो ट्रांसफ़र को रोकते हो। बेरर में क्या है, आप कह दें ये पेबल टू बेरर है, या उसमें जो लास्ट एंडोर्समेंट है, जो आखिरी साइन है, वो ब्लैंक हो। ये आखिरी साइन ब्लैंक से क्या मुराद है, इसके लिए एक मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ओए, इस डायग्राम के साथ एक काम करना था मैंने, जो मैंने नहीं किया, अभी कर लेते हैं। हमारा क्या जा रहा है, वेरी गुड, सॉरी वी कुड नॉट फाइंड सी यूज़र SBI, पता नहीं क्या, एडिट भी नहीं करना तो जालिम। वो कह रहा है आपने कोई गलत फाइल खोल ली है, हो सकता है वो हमें दोबारा वापस भी ना दे। नहीं, एनेबल एडिटिंग भी तो एरर आ रहा है, यहाँ तक तो मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। इससे आगे जो है ना वो कह रहा है कि ये पता नहीं आप क्या बात कर रहे हैं, हो सकता है फाइल गायब हो गई हो सकता है इधर उधर हो गई हो। तो मुझे लग रहा है ये फ़ाइल अगर मैंने बंद कर दी तो ये दोबारा निकलेगी नहीं। तो इस वक्त हम इसी स्क्रीन के साथ गुजारा करते हैं। मैं ब्लैक स्क्रीन को ख़त्म करके वाइट स्क्रीन लेके आनी थी। चलें इग्नोर कर देते हैं, हमारा क्या जा रहा है। मार्कर तो है ना, मार्कर से लिख देते हैं। ए ने बी को इंस्ट्रूमेंट फॉरवर्ड किया और इंस्ट्रूमेंट पे लिखा था बी और ऑर्डर। बी ने साइन किए और लिख दिया सी और ऑर्डर। जब इसने साइन करके किसी का नाम लिख दिया तो ये अभी भी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ये सी के नाम पे ऑर्डर हो रहा है।
फर्ज करें सी यहाँ पे अपने साइन करे और नाम किसी का ना लिखे, तो ये अब जिसके हाथ में होगा उसका बन जाएगा, ये बेरर बन जाएगा। ऐसे हम कहते हैं ब्लैंक एंडोर्समेंट, कि आप साइन करो नाम मत लिखो। इसको फुल एंडोर्समेंट कहते हैं, कि आप साइन भी करो नाम भी लिख दो। तो बेरर इंस्ट्रूमेंट वो होगा जिस पे लास्ट एंडोर्समेंट क्या होगी, ब्लैंक। लास्ट एंडोर्समेंट वो होगी जो कि ब्लैंक है, किसी बंदे के नाम पे नहीं है, आपने बस साइन कर दिए हैं। यानी कि बेटा साइन करता और आगे दुकानदार का नाम ना लिखता तो वो कागज़ जो भी उठा के ले जाता महल उसको मिल जाते पैसे, लेकिन उसने साइन करके दुकानदार का नाम लिख दिया तो ये बन गया ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप मेंशन करते हैं कि इस बंदे को पेमेंट हो, और बेरर है जिसमें आप मेंशन नहीं करते, वो जिसके हाथ में होता है उसको। तो बेरर इंस्ट्रूमेंट की एक निशानी ये है कि इसकी लास्ट एंडोर्समेंट क्या होती है, एंडोर्समेंट इन एंडोर्समेंट, समझ आ रहा है वर्ड, जब ये एक बंदा साइन करके दूसरे को फॉरवर्ड कर रहा है। ऑर्डर और बेरर इंस्ट्रूमेंट हमने समझा। इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, जो पाकिस्तान का इंस्ट्रूमेंट है वो इनलैंड कहलाएगा, जो पाकिस्तान से बाहर का इंस्ट्रूमेंट है। अब निशानियाँ बहुत सारी हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान में बना है, पाकिस्तानी बंदे को मिला तो इनलैंड है। पाकिस्तान में बना दूसरे मुल्क में पे होगा तो भी इनलैंड है। पाकिस्तान में बना दूसरे मुल्क में एंडोर्स हुआ तो भी इनलैंड है। तो भाई एक दफ़ा बता दो ना, जो पाकिस्तान में बना वो इनलैंड है। तो द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ मेड इन पाकिस्तान, अब आगे उसके साथ जो मर्जी सलूक हो, वो पाकिस्तान में पे हो बाहर पे हो, पाकिस्तानी बंदा ले जाए बाहर बंदा ले जाए, एक्सपोर्ट हो इम्पोर्ट हो, जो मर्जी हो, विच इज़ मेड इन पाकिस्तान इज़ इनलैंड। तो मेड और ड्रॉन इन पाकिस्तान ऑल्सो मेड पेबल इन पाकिस्तान, या मेड और ड्रॉन इन पाकिस्तान अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन पाकिस्तान ऑल्दो इट मे बी पेबल इन पाकिस्तान में बनाओ पाकिस्तानी बंदे के नाम पे, बेशक दूसरे मुल्क में। फिर उन्होंने कहा इनलैंड इंस्ट्रूमेंट इनलैंड ही रहता है अगर वो एंडोर्स फॉरेन कंट्री में भी हो जाए। तो ये सारी निशानियाँ एक बात बता रही हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट जो पाकिस्तान में बना है वो बाद में किसी को भी फॉरवर्ड हो जाए दूसरे मुल्क में, कहीं भी चला जाए, वो इनलैंड ही रहेगा। तो फॉरेन बहुत ही खूबसूरत डेफिनेशन है, वो इंस्ट्रूमेंट विच इज़ नॉट इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, जो इनलैंड नहीं है वो फॉरेन है। यानी आसान अल्फाज में जो मेड इन पाकिस्तान नहीं है, जो बाहर बना होगा उसके बाद जो मर्जी उसके साथ सलूक होगा वो फॉरेन। हम इस वक्त जिस इंस्ट्रूमेंट का जिक्र कर रहे हैं इस पूरे चैप्टर में वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। हम पाकिस्तानी इंस्ट्रूमेंट का जिक्र कर रहे हैं, हम लीगल टेंडर वाले इंस्ट्रूमेंट का जिक्र कर रहे हैं, हम लोकल करेंसी वाले इंस्ट्रूमेंट का जिक्र कर रहे हैं। तो ये इनलैंड और फॉरेन का फ़र्क समझ आया? भाई कुछ कहना चाहते हैं? तो इसमें रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान अगर हमने एंडोर्समेंट करके फॉरेन बंदे भी दे दिया, अगर पाकिस्तान बन गया है, बन पाकिस्तान में गया है, तो अब आगे एंडोर्समेंट जैसे देखें उन्होंने कहा है ऑल्दो इट मे बी पेबल और इवन इफ इट हैज़ बीन एंडोर्स इन अ फॉरेन कंट्री, तो भी वो क्या रहेगा, इनलैंड। तो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि किसके नाम पे है, किसको एंडोर्स हुआ, कहाँ गया, किधर पेबल था, इंपॉर्टेंट ये है कि बना कहाँ है। तो इंस्ट्रूमेंट विच इज़ मेड इन पाकिस्तान वो इनलैंड है, विच इज़ नॉट मेड इन पाकिस्तान वो फॉरेन है। देन दो और किस्में जो इतनी देर से हम बार बार बात कर रहे हैं, डिमांड इंस्ट्रूमेंट और टाइम इंस्ट्रूमेंट। डिमांड इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट, बल्कि इस पर बात में आते हैं, टाइम इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट पेबल आफ्टर अ फिक्स टाइम और अ स्पेसिफाइड डेट, वो इंस्ट्रूमेंट जो किसी खास टाइम पे पेबल होगा वो क्या कहलाएगा, टाइम इंस्ट्रूमेंट। चेक टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता कभी भी, हमने बात की। प्रॉमिस नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज टाइम इंस्ट्रूमेंट कब होंगे, जब लिखा होगा उस पर आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड ऑन अ स्पेसिफिक दिन सर्टेन डेट आफ्टर साइट। इसका ये रूल होता है कि आप कहते हैं कि ड्रॉई को कागज़ दिखाना 2 दिन में पेमेंट कर देगा, तो देखने के बाद कितने दिन या आज से कितने दिन या कोई ख़ास दिन या कोई ख़ास सर्टन इवेंट, ये टाइम इंस्ट्रूमेंट में होता है। तो टाइम में आप कोई टाइम बता देते हैं, कोई दिन बता देते हैं, कोई इवेंट बता देते हैं, लेकिन इवेंट अनसर्टन नहीं होना चाहिए, सर्टन इवेंट होना चाहिए, ये टाइम इंस्ट्रूमेंट है। डिमांड इंस्ट्रूमेंट जिसमें कोई टाइम मेंशन नहीं है, चेक हमेशा क्या होगा, डिमांड। प्रॉमिस नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड कब होंगे, व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी, जब उस पर लिखा होगा कि वो डिमांड है, या उस पर लिखा होगा एट साइट, या लिखा होगा प्रेजेंटमेंट, या लिखा होगा ऑन डिमांड, या सिरे से कोई टाइम नहीं लिखा हुआ होगा। क्लियर? बिल या नोट एक्सेप्ट या एंडोर्स अगर ओवरड्यू होने के बाद हो तो भी वो डिमांड बन जाता है। एक बिल पे लिखा था मैं तुम्हें 3 महीने बाद पैसे दूंगा, 3 महीने गुजर गए, अब ये कागज़ जिसको भी फॉरवर्ड हो रहा है चूंकि 3 महीने गुजर चुके हैं तो आज हर बंदा ये कागज़ पकड़ते साथ ही जाके पैसे ले सकता है। तो टाइम इंस्ट्रूमेंट जब एक्सपायर हो जाए, एक्सपायर से मुराद ये नहीं कि वो टाइम बार्ड हो जाए, एक्सपायर से मुराद है जब वो ओवरड्यू हो जाए, जब उसकी मैच्योरिटी डेट आ जाए तो उस दिन वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। याद रहेगा? टाइम और डिमांड समझ आया, ऑर्डर बेरर समझ आया। किताब इन्हीं चीज़ों को बार बार तकरार करती रहेगी, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास भी वक्त है, सुनते रहेंगे इनकी तकरार। ये टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट करने के बाद हम आते हैं एंडोर्समेंट के ऊपर। ये वो डायग्राम जो कि आपके पास नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये वो डायग्राम है जो आपके पास नज़र आ रही है।
फॉरवर्ड किया, इस तरह से किया। अच्छा करते 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 मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ तो मैं ये इधर एरो बनाऊंगा, यहाँ लिखना शुरू कर दूंगा, इधर एरो बनाऊंगा, यहाँ लिखना शुरू कर दूंगा, इधर एरो बनाऊंगा, यहाँ लिखना शुरू कर दूंगा, ये सारी जगह खत्म हो जाए। इसकी बैक साइड पे कागज़ होगा ना, उसकी बैक साइड पे भी एंडोर्समेंट हो सकती है, वो ख़त्म हो जाए, एक और कागज़ पे एंडोर्समेंट शुरू कर दें, उसके साथ स्टेपल कर दें, या एक और स्टैम्प पेपर उठाएं और स्टैम्प पेपर पे लिख दें कि मैं ये इस बंदे को इस तरह से एंडोर्स कर रहा हूँ। ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिस नोट है ना, इनका फॉर्मेट नहीं होता है, यानी कि बैंक का तो जो चेक है वो तो एक प्री प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिस नोट का रूल हमारे सिलेबस में नहीं लिखा, ये स्टैम्प पेपर पे होने चाहिए हमेशा, जिसको हम अपनी देसी ज़बान में स्टाम्प पेपर कहते हैं। तो स्टाम्प पेपर की जो है वो स्टाम्प फरोश से जाके स्टाम्प पेपर लेना, और उस स्टाम्प पेपर के ऊपर जो है ना, इसको वाकई उर्दू में स्टाम्प कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको स्टैम्प पेपर कहते हैं, लेकिन उर्दू में इसको स्टाम्प, अलिफ के नीचे ज़ेर और शीन के साथ टाम, ठीक है जी। तो एंडोर्समेंट समझ आ रही है, या सामने होगी या बैक साइड पे होगी, किसी और कागज़ पे होगी, और करना क्या होगा, साइन करने होंगे और जेब में रख लेना होगा, है ना? नहीं, साइन करने होंगे, दे देना होगा। पूछते हैं किताब से। अब मैं थोड़ा तरतीब आगे पीछे कर रहा हूँ, लेकिन हम एक लॉजिकल सीक्वेंस में चल रहे हैं। जहाँ मेकर या होल्डर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, जहाँ पे भी उसका जो बनाने वाला है दरमियान में जिसके पास भी है, साइन करता है उसे, अदर देन मेकर, मेकर से हट के अगर कोई बंदा साइन करता है, यानी एज अ मेकर साइन नहीं करता, कोई दरमियान में आया हुआ बंदा अगर उस पर साइन करता है फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन, कि वो किसी और को ट्रांसफर कर सके, ऑन बैक और फेस और ऑन अ स्लिप ऑफ पेपर अनेक्स्ट टू इट देयर टू, सामने साइन करे, बैक पे साइन करे, या किसी और कागज़ को अटैच करके, और सो साइन फॉर द सेम पर्पस, या इस मकसद के लिए साइन करे एक स्टैम्प पेपर इंटेंडेड टू बी कंप्लीटेड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सामने साइन करे, पीछे साइन करे, किसी कागज़ पे साइन करे, या किसी और स्टैम्प पेपर को ले आए कि ये उसका साथी है, ये उसका दोस्त है, ये उसके साथ मिल के चलेगा, तो इस शख्स को कहेंगे कि उसने एंडोर्स कर दिया है, और इस बंदे को एंडोर्सर कहेंगे। जब एक बंदा उसे साइन करके किसी दूसरे के हवाले कर दे तो उसे एंडोर्समेंट कहते हैं। हमारी किताब को बार बार लगता है कि इन बच्चों को समझ नहीं आती, तो वो एसेंशियल में फिर से बताएंगे। वो कहेंगे जी रुक जाएं, डेफिनेशन समझ आ गई, आए एसेंशियल पढ़ते हैं। इट मस्ट बी ऑन इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ इफ नो स्पेस इज लेफ्ट ऑन द बैक, और फर्दर एंडोर्समेंट आर साइंड ऑन अ स्लिप ऑफ पेपर अटैच टू द इंस्ट्रूमेंट। इट मस्ट बी साइंड बाय द एंडोर्सर, साइन होना चाहिए फॉर द पर्पज। कोई पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ वर्ड्स नहीं चाहिए, ये नहीं लिखा होना चाहिए कि मैं ये चाहता हूँ कि बी को ये मिल जाए या सी को मिल जाए, साइन किया, नाम लिखा, कहानी ख़त्म। कोई अल्फाज नहीं चाहिए, को बहुत ज़्यादा इस तरह से नहीं। कंप्लीटेड बाय डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, बनाने के बाद इंस्ट्रूमेंट डिलीवर करना है। डिलीवर करने से क्या मुराद है, हैंड ओवर करना है। समटाइम क्या होता है, आप एक एक्चुअल हैंड ओवर करते हैं और समटाइम आप सिंबॉलिक हैंड ओवर करते हैं। मैं इंस्ट्रूमेंट बनाऊँ वही वाला, 5 रुपये देने थे मैंने भाई को, और 5 रुपये उस पर लिखने के बाद मैं कहूँ ये लें जी चेक, मैंने डिलीवर किया है। और एक ये है कि क्लास में रश हो तो मैं कहूँ मैं यहाँ रख के जा रहा हूँ, खामखा भगदड़ में दर्द ना हो जाए, क्लास के बाद यहाँ से आके उठा लीजिएगा। सबके सामने इनको राइट दे रहा हूँ कि ये कागज़ आपका है और आप ये उठाने का हक रखते हैं, मेरी तरफ से डिलीवर हो गया। इसे कहते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो ये जो डिलीवर करना है ना इंस्ट्रूमेंट, ये एक्चुअल डिलीवर भी हो सकता है और कंस्ट्रक्टिव डिलीवर भी हो सकता है। एंड फाइनली नेगोशिएबल, जो नेगोशिएशन है एंटायर इंस्ट्रूमेंट की करनी है। याद करें उसने 2 लाख का सामान लिया था, लेकिन इंस्ट्रूमेंट 3 लाख का फॉरवर्ड करना पड़ रहा था। इंस्ट्रूमेंट के टुकड़े नहीं हो सकते कि 2 लाख तुम ले लेना, लाख मैं ले लूँगा। इंस्ट्रूमेंट पूरा का पूरा एंडोर्स होगा। एंडोर्समेंट समझ आ रही है? अब आते हैं शुरू की तरफ। चैप्टर जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ हम एंड की तरफ आ रहे हैं। वो कहते हैं, आए हम आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन बताएं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस प्रॉमिस नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक पेबल आइदर टू ऑर्डर और टू बेयरर। हम कहेंगे बस अब दूर चले जाओ, ये सारी बातें अब हमें पता है, इतनी हल्की बात करो ही ना। उसने कहा इसमें डिलीवरी होनी चाहिए, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। हमने कहा ये भी हमें पता है। फिर नीचे उन्होंने कहा चलो वो हम हर लॉ में आके बताते हैं कि इस लॉ में क्या क्या बातें लिखी हैं। तो उन्होंने कहा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जो है ना पूरे पाकिस्तान पे एप्लीकेबल है। मतलब जैसे हम समझ रहे थे कि शायद चीचू की मलिया में एप्लीकेबल है और बाकी पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं है, तो जाहिर है सारे लॉ पूरे पाकिस्तान के होते हैं। तो इस जुमले ने कुछ नहीं बताया। ये पहले दिन मार्च 1882 को नाफिज हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। मतलब इसका इस कानून की जानकारी से क्या ताल्लुक़ है? खुदा ना खास्ता किसी MCQ में शायद मूड बन जाए, वो भी तो जालिम है ना। इट डज नॉट अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2435 ऑफ SBP एक्ट। हमने कहा यहाँ जो लिखा है ना वो उन दो को मुतासर नहीं कर रहा, और उन दो में जो लिखा है वो नहीं बताएंगे हम आपको।
एक सेक्शन उन्होंने बताया, दूसरा नहीं बताया। तो उन्होंने कहा वो जो सेक्शन स्टेट बैंक के ये 2 सेक्शन है ना, हम उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे। जब हमारा उनसे टकराव होगा भाई, आप वो बड़े वाले साहब को मान लेना, स्टेट बैंक को, ठीक है, ये है ना जो SBI एक्ट 1956 है ना, और SBI तो उनका वो जो SBI ने कह दिया तो फिर खैर SBP एक्ट। तो अगर SBP एक्ट के वो 2 सेक्शन आ जाएं तो वो हावी होंगे, ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। ये लॉ अप्लाई होगा रिगार्डलेस ऑफ एनी यूजेज और कस्टम दैट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्ट। एक्ट में लिखा है ये काम ऐसे होना चाहिए। आप कहें सर जी मार्केट में जैसे चलता है, मैं कहूँगा मार्केट वाले तो बेवकूफ़ हैं, जो कानून में लिखा है वो फॉलो होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि चेक होता है डिमांड इंस्ट्रूमेंट, तो चेक पे आप कभी भी फ्यूचर की डेट नहीं डाल सकते। आप ये नहीं कह सकते आज से 10 दिन बाद, 20 दिन बाद। पाकिस्तान में एक रवायत है कि किसी ने किसी को पैसे देने होते हैं 3 महीने बाद, वो आज बैठ के 3 महीने बाद की तारीख डाल के उसे चेक दे देता है। तो पाकिस्तान में क्या चलता है, इररिलेवेंट है। कानून में ये लिखा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। चेक पे जो तारीख होगी समझा जाएगा कि उस दिन बना है, और उस दिन से पहले ही दिन वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट होगा। जी कौन पाकिस्तानी? पूरे पाकिस्तान पे, हाँ ये पूरे पाकिस्तान पे एप्लीकेबल होगा, लेकिन ये किस ज़माने में बना है? जब पाकिस्तान भी नहीं होता था। तो इसलिए पाकिस्तान पे एप्लीकेबल, लेकिन पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने थोड़ी सी बदतमीज़ी की। उन्होंने कहा नहीं, ये 2 सेक्शन हमारे माने जाएंगे। और उसके अलावा हम कह रहे हैं पाकिस्तान की रिवायात अपनी जगह, अंग्रेज़ जो मजबूत कानून बना के गए हम उसके अगेंस्ट नहीं आ सकते। हाँ होता है अंग्रेज़ तो उनके ज़माने की, जब ब्रिज अभी तक चल रहे हैं तो ये कानून तो फिर और ज़्यादा बेहतर चीज़ है। इन सिंपल टर्म्स लो जी, उन्होंने कहा हम खुलासा करते हैं, गली मुका देते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी। कितनी नई नई बातें पता लग रही हैं। हमने उलट कर लिया ना, वरना क्या होता है पहले एक एक लाइन पे इतना उलझते, हर लफ्ज़ को समझना पड़ता, परखना पड़ता, और फिर आगे जाके आपको कहानी समझ आती। हम रिवर्स चले, पहले इंस्ट्रूमेंट को जाके समझ लिया, अब हम ये सारे अल्फाज मजाक लग रहे हैं। आगे देखते हैं और को मजाक है। ये पेबल टू ऑर्डर और बेयरर भी हो सकता है। कितनी नई बात है। पेबल टू ऑर्डर विच इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल, और पेबल टू वहाँ ये 2 लाइनों में लिखा हुआ था, इधर 1 लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे क्रॉस चेक का जिक्र है, इसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, अभी हमने चेक नहीं पढ़ा तो ये जुमला यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन मौजूद है। फिलहाल इसको इग्नोर कर रहे हैं, कल पढ़ने के बाद ये जुमला हमें समझ आ जाएगा। पेबल टू बेयरर विच इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल, और ऑन विच ओनली इन लास्ट एंडोर्समेंट एंड एंडोर्समेंट इज ब्लैंक। वही वाली बात इधर लिखी हुई है, तो ये सारी बातें आपको पता थी। नई 2 बातें हैं, 2 खास नई बातें जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो एक्सेप्शन है अभी तक की अंडरस्टैंडिंग में। पहली चीज़ ये कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाते हुए 1 से ज़्यादा बंदों को दिया जा सकता है। पहली दफ़ा आप एंडोर्स करते हुए तो आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन पहली दफ़ा आप कह सकते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट A एंड B को दे रहा हूँ मैं, तो 2 को कंबाइन भी दिया जा सकता है, और यूँ भी लिख सकते हैं A और B, इंग्लिश वाला और। तो ये A एंड B या A और B दोनों तरह से हो सकता है। यानी कि इंस्ट्रूमेंट जब बने तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेड बी पेबल टू 2 और मोर पेई जॉइंटली, और इट मे बी मेड पेबल इन द अल्टरनेटिव टू 1 of 2 और से ऐसा। तो आप 2 को जॉइंटली भी कर सकते हैं, या 2 से ज़्यादा बंदों को अल्टरनेट भी कर सकते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट या वो लेगा या वो लेगा या वो। अगर गौर से देखें, बाबा या बाबे के कहने पर ये भी 2 बंदे हैं, लेकिन में और है बाबा या, और अगर लिखा हो बाबा एंड उसका बेटा, अब ये दोनों को इकट्ठे आना पड़ेगा। जब वो पैसे लेने आएंगे तो वो सब्जेक्ट होंगे, वो जॉइंट प्रोमिसेस हैं, वो सब्जेक्ट हैं, तो उनको इकट्ठे आना पड़ेगा। अब अगेन मतलब ये बात है कि हम दोनों को कर रहे हैं, अब दोनों इकट्ठे साइन करके आगे फॉरवर्ड कर सकते ही नहीं कर सकते। काश ये लॉ हमें इतना बताना चाह रहा होता। हमारे सिलेबस में इन सारे लॉस का इंट्रोडक्शन है, इसमें बहुत सारी गहरी गहरी बातें भी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम पहली गहरी बात समझ लें, हम अगली गहरी बात पे क्यों परेशान हो। पेपर देने के बाद जो है वो हम इस पर ज़रूर समझ लेंगे। तो अगर पेपर देने के बाद आप थोड़ा सा भी सर्च करेंगे तो आपको इसके आगे के रूल्स भी पता लग जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ तक का रूल है कि ये एक वक्त में 2 बंदों को कंबाइन भी हो सकता है, 2-3 को, और उनमें और भी हो सकता है। दूसरी खास बात क्या है? दूसरी खास बात है वो सेक्शन 35 जो कि इसके अगेंस्ट है। वो कहते हैं भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो लिखा हुआ है उसे भाड़ में फेंकते हुए हम 2 रूल्स बता रहे हैं, याद रखना। प्रोमिल नोट ज़िंदगी में जब पहली दफ़ा बनाओगे ना तो पेबल टू बेयरर नहीं बना सकते। प्रोमिल नोट जब पहली दफ़ा बनाओगे तो पेबल टू बेयरर नहीं बना सकते। बिल ऑफ एक्सचेंज जब पहली दफ़ा बनाओगे तो पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड नहीं बना सकते। यानी प्रोमिल नोट पहली दफ़ा बने, ऑर्डर हो चलेगा, टाइम हो चलेगा, डिमांड हो चलेगा, लेकिन पहली दफ़ा पेबल टू बेयरर नहीं होना चाहिए। पहली दफ़ा कम से कम एक मुखातिब होना चाहिए। पहली दफ़ा बादशाही ना लिखेगी जिसके हाथ में कागज़ होगा उसको पैसे दूंगा। तो पहली दफ़ा जब इंस्ट्रूमेंट इशू होगा तो वो पेबल टू बेयरर
नहीं होगा, ऐसा सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, आम इंसान नहीं कर सकते, स्टेट बैंक ने कहा। दूसरा, बिल ऑफ एक्सचेंज जब बनेगा तो पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड नहीं होगा पहली दफ़ा, पेबल टू बेयरर ऑन टाइम हो सकता है, पेबल टू ऑर्डर हो सकता है, लेकिन पेबल टू बेयरर एंड ऑन डिमांड ये दोनों फीचर पहली ही दफ़ा उसमें नहीं होंगे। यानी कि एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी स्टेट बैंक ने कि आप ये दो इंस्ट्रूमेंट इशू करते हुए ख्याल करना है कि ये वाली बातें इकट्ठी नहीं कर देनी। डन। तो ये एक्सेप्शन है। यानी अभी तक हमने जितनी अंडरस्टैंडिंग पढ़ी इसमें सबसे फजूल बात ये है, क्योंकि हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के अगेंस्ट जा रहा है। हमने तो कहा था हर इंस्ट्रूमेंट के साथ सब कुछ हो सकता है, इन्होंने पाबंद कर दिया कि पहली दफ़ा आपने ये वाले इंस्ट्रूमेंट के साथ ये हरकत नहीं करनी, तो इसको हमने क्राइम कर लेना अलग से। और इसके क्या फीचर्स हैं, ये इजीली ट्रांसफरेबल है, एक बंदे दूसरे बंदे को सिर्फ डिलीवर कर देना, अगर पेबल टू बेयरर है तो चल जाएगा, और अगर पेबल टू ऑर्डर है तो एंडोर्स करे और डिलीवर करे, साइन करे, तो पेबल टू ऑर्डर साइन करके फॉरवर्ड होगा और पेबल टू बेयरर सिर्फ डिलीवर करने से फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर वो कहते हैं टाइटल ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स को टाइटल क्या मिलेगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स को किस किस्म का इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, ये होल्डर इन ड्यू कोर्स समझना पड़ेगा, तो फिर ये वाली लाइन समझ आ जाएगी। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स को समझने के लिए थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, पार्टीज़ को देखना पड़ेगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पार्टीज़ कौन सी होती हैं, मैं इनमें से किसी पार्टी के बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगा, ये सारी पार्टीज आपको पता है। मेकर पता है, प्रॉमिस नोट बनाने वाला, ड्रॉर पेई पता है जिसको पैसे मिलने हैं, ड्रॉई बिल ऑफ एक्सचेंज में जिसको हुक्म दिया जाता है, सॉरी ड्रॉर जो हुक्म देता है, और ड्रॉई जिसको हुक्म दिया जाता है, एक्सेप्टर ये ड्रॉई जब साइन कर देता है तो ये इसमें मसला नहीं है। मसला क्या है, इसके अलावा दो और पार्टीज़ हैं, एक को होल्डर कहते हैं और एक को होल्डर इन ड्यू कोर्स कहते हैं। ये तो इनिशियल पार्टी है ना, शुरू वाला बंदा आखिरी वाला बंदा। ये जो दरमियान में और लोग आ जाते हैं, इसने पकड़ा बी सी डी, इन दरमियान वाले लोगों को कहते हैं होल्डर। होल्डर कहते हैं एक लेजिटमेट मालिक को इंस्ट्रूमेंट के। अगर एक इंस्ट्रूमेंट किसी बंदे को लीगली मिलना है तो उसको हम कहते हैं कि वो होल्डर है। होल्डर का लफ्जी मतलब क्या है, यहाँ पे ये मार्कर पड़ा हुआ है और मैंने इसे होल्ड किया हुआ है, मैं होल्डर हूँ, लेकिन ये मार्कर मेरा नहीं है और ये कॉलेज की प्रॉपर्टी है, और मैं इसे उठा के लेके जाऊँ तो कॉलेज वाले कहेंगे भाई ये आप होल्ड किया हुआ था आपने, लेकिन है आपका नहीं, कानूनी तौर पे आपका नहीं है। तो होल्डर एक ऐसे होल्डर को कहेंगे जो कानूनी तौर पे, मैंने इनके नाम चेक लिखा यहाँ रख दिया, ये भाई ने आगे उठा लिया और कह दिया आज से मैं होल्डर हो गया, तो ये होल्डर नहीं है। ये इंग्लिश ज़बान में तो होल्डर हैं, इनके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये कानूनी तौर पे इस इंस्ट्रूमेंट का हक नहीं रखते। तो रूल ये है कि होल्डर कोई भी शख्स तब कहलाएगा अगर वो सेटिस्फाई करे दो कंडीशन, वो एंटाइटल्ड हो पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट का, और वो उसके ऊपर अमाउंट रिकवर कर सकता है उन पार्टी से, उसका हक हो और उसके पास ये राइट आ जाएगी वो पार्टी से रिकवर कर सकता है। तो बेयरर इंस्ट्रूमेंट में होल्डर कहेंगे जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में होल्डर उसे कहेंगे जिसका नाम साइन हुआ हुआ है, जिसके नाम पे लिखा हुआ है कि ये इस बंदे का है। अगर इंस्ट्रूमेंट गुम हो जाए, जल जाए, ख़त्म हो जाए, तो हम मानते हैं कि जिस आखिरी होल्डर के पास था उसका लीगल हक है उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। होल्डर समझ आ रहा है? होल्डर का मतलब है एक ऐसा शख्स जो कि कानूनी तौर पे यह हक रखता है कि इंस्ट्रूमेंट उसे मिले, और इंस्ट्रूमेंट है भी उसी के ही पास, उसके पास भी होना चाहिए एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव, और उसका लीगल हक भी होना चाहिए। तो ये भाई होल्डर हो सकते हैं, वो भाई होल्डर नहीं होंगे। होल्डर समझ आया? आखिरी टेक्निकल बात इसमें जो है वो इंतज़ामिया से कहूँगा कि अगर बाहर को बच्चे आए तो उनसे कहना है कि बस 5 मिनट की दिक्कत है, एक अहम कॉन्सेप्ट है, बस आखिरी कॉन्सेप्ट है, तो आप ज़रा अलर्ट रहिएगा, बल्कि एक दफ़ा बाहर जाके उन्हें कह देंगे, वरना ऊपर परेशान होना शुरू हो जाते हैं। होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स, हर होल्डर जो शरीफ है, ईमानदार है, मासूम है, भोला भाला है, उसे होल्डर इन ड्यू कोर्स कहते हैं। ये बड़ा क्यूट सा होल्डर होता है, ये इसको कुछ नहीं पता, गड़बड़ का ही नहीं पता, ये ऐसे मासूम है, ऐसे पता ही नहीं है इसके वज़ीर मुल्क खा गए, इसके नीचे चीज़ें तबाह होती रहीं, ऐसे पता ही नहीं है, मासूम है। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन है? मासूम आदमी। अगर एक मासूम हो तो फिर क्या होता है, हम कहते हैं जितनी मर्जी तबाही हुई, हम कहते हैं देखो बंदा मासूम है, उसको पता नहीं था, पता होता तो फिर हम कहते हैं कि ये तो गलत बंदा है। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स और होल्डर में फ़र्क है। होल्डर वो शख्स है जो हक रखता है और इंस्ट्रूमेंट भी उसके हाथ में है। होल्डर इन ड्यू कोर्स तो होल्डर तो है ही है, होल्डर इन ड्यू कोर्स इज इक्वल टू होल्डर प्लस मासूम। मासूम उसे कहते हैं जिसको ना पता हो कि इंस्ट्रूमेंट के साथ इससे पीछे चल के आ रहा है। यानी कि अगर ए ने बी को फॉरवर्ड किया, बी ने सी को फॉरवर्ड किया इंस्ट्रूमेंट, तो उसमें
हर बंदे की अजम्पशन ये है कि मुझे पीछे वाले बंदे से इंस्ट्रूमेंट साफ़ सुथरा मिला है और मैं आगे वाले बंदे को इंस्ट्रूमेंट एज इट इज़ दे रहा हूँ। बी ने सी को इंस्ट्रूमेंट दिया, सी ने डी को इंस्ट्रूमेंट दिया, डी से चोरी हो गया इंस्ट्रूमेंट, मिस्टर एक्स चोरी करके चले गए, तो मिस्टर एक्स होल्डर नहीं है क्योंकि उनका हक नहीं है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को फॉरवर्ड किया और नहीं बताया कि चोरी का इंस्ट्रूमेंट है, तो मिस्टर वाई होल्डर भी है और होल्डर इन ड्यू कोर्स भी है, मासूम आदमी है। लेकिन अगर ये इंस्ट्रूमेंट उसे फॉरवर्ड करके कहे ये चोरी शुदा है, तो वो होल्डर तो है क्योंकि उसका हक तो है, उसने एक्स से पैसे तो लेने थे, लेकिन वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स कहते हैं एक मासूम होल्डर को। गुमो आपको मिल जाए जी, गुमो अगर आपको मिल जाए वो भी इसमें एक अगर क्या होंगे दोनों, देखें बात ये है कि ये इम्पोर्टेंट है नीयत। यहाँ पे ना जो होल्डर और होल्डर ड्यू कोर्स के दरमियान फ़र्क है वो बेसिकली नीयत का है। तो मैं कहता हूँ कि ए ने बी को जेन्युइन फॉरवर्ड किया, बी ने सी को प्रॉपर तरीके से फॉरवर्ड किया, सी ने डी को प्रॉपर तरीके से फॉरवर्ड किया, लेकिन एक्स भाई ने चोरी कर लिया। चोरी नीचे लिख लेते हैं, अगर लाइट आ गई और वो स्क्रीन चल पड़ी। मैंने हिसाब लगाया, इंसान जितना कोई सियाना बनने की कोशिश करे ना उतना ही नुकसान होता है। मैं रात बाकायदा स्लाइड पे ना एक जगह लाइन लगाई कि वो लाइन सामने स्क्रीन पे नज़र आएगी, उसके नीचे लिख रहा हूँगा, स्लाइडें ऊपर चल रही होंगी, नीचे डायग्राम बनी हुई होगी, क्योंकि यहाँ पर उधर बहुत ही थोड़ी सी जगह होती लिखने की, स्क्रीन ही चली गई। तो वो जो है ना इंसान कोशिश कर सकता है, कुछ चीज़ें अपने कंट्रोल में और कुछ चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं होती। ए बी सी डी, एक्स ने डी से चोरी कर लिया, बी होल्डर है, सी होल्डर है, डी होल्डर है, ये होल्डर इन ड्यू कोर्स भी हैं, इनमें से किसी को नहीं पता कि गड़बड़ वगैरह। फिर क्या हुआ, एक्स ने डी से चोरी कर लिया और एक्स ने फॉरवर्ड कर दिया वाई को। सवाल ये है कि क्या वाई को उसने बताया है या नहीं बताया। अगर वाई मासूम है और वाई एक्स से पैसे लेने का हक रखता था और एक्स ने वो इंस्ट्रूमेंट ऐसे फॉरवर्ड कर दिया, तो फिर क्या होगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स। लेकिन अगर एक्स वाई को बताया कि मैंने चोरी किया, ये इंस्ट्रूमेंट पकड़ो, तो अब वाई होल्डर तो है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। तो रूल बड़ा मजे का है, होल्डर इन ड्यू कोर्स को मिलता है गुड टाइटल और बाकियों को मिलता है बैड टाइटल। ये होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स है, गुड टाइटल मिला, गुड टाइटल मिला, गुड टाइटल मिला। ये जब होल्डर ही नहीं तो होल्डर इन ड्यू कोर्स तो हो ही नहीं सकता। मेरे होल्डर नहीं है और इंस्ट्रूमेंट बेरर है, तो क्या ये कैश कर जी, अब अगेन इन्होंने कहा इंस्ट्रूमेंट बेरर है और एक बंदा होल्डर नहीं है, तो क्या उसे कैश करा सकता है। बेरर इंस्ट्रूमेंट में होल्डर उसे कहते हैं जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट होता है, क्योंकि वो तो ब्लैंक है ना, उस पर तो लिखने वाले ने कह दिया, उसको ओपन छोड़ दिया, जिसके हाथ में उसका। आपकी जेब में 10 रुपये का नोट है, चलें आपकी जेब में 100 रुपये का नोट है, बच्चा कहेगा लो मुझे जाना आपने काम खा। 100 रुपये के नोट पे लिखें, उस पर लिखा होगा हामिल हज़ा को मुतालबे पर अदा किया जाएगा, ये बेरर नोट है। आपके साथ वाले भाई इंतहाई चालाकी से वो 100 रुपये निकाल के अपने बटवे में डाल लें, आप ज़िंदगी भर साबित नहीं कर सकेंगे वो 100 का नोट आपका है, उस पर आपका नाम ही नहीं लिखा हुआ, वो बेरर है। हामिल हज़ा, बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को मुतालबे पर अदा करेगा। ये जाके स्टेट बैंक को वो नोट दिखा के कह सकते हैं मुझे इतना सोना दे दें, स्टेट बैंक वाले कहेंगे इतना सोना होता तो हम डिफ़ॉल्ट हो रहे होते। ठीक है, ये बात समझ आई। ये वो लाइन है जिसका मैंने जिक्र किया और ये लाइन ब्रीच हो चुकी हुई है और मैं उससे ऊपर लिख चुका हूँ। अब अल्फाज ख़राब हो सकते हैं, जल्दी से इसे पढ़ लेते हैं क्योंकि वक्त कम है, हमारे पास 2-3 मिनट की गुंजाइश रह गई है। एनी पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन बिकम द पोजेसर ऑफ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इफ पेबल टू बेयरर। अगर पेबल टू बेयरर है तो क्या बन जाए, पोजेसर बन जाए, बस पेबल टू बेयरर है, हाथ में आ जाए। और अगर पेबल टू ऑर्डर है तो इंडोर्सी या पेई बन जाए, उसका नाम आ जाए उसके ऊपर। इट बिकम्स बिफोर इट बिकम्स ओवरड्यू, इसके एक्सपायर होने से पहले, इसके ओवरड्यू होने से पहले इसके पास आ जाए विदाउट नोटिस, बगैर ये जाने कि जो टाइटल ऑफ द पर्सन है जिससे उसने ड्राइव किया उसका टाइटल भी। अगर एक बंदे को नहीं पता कि पिछले वाले बंदे, टाइटल का मतलब उसकी ओनरशिप, टाइटल का मतलब है वो बंदा हक रखता है या नहीं रखता। अगर मुझे नहीं पता, इसको नहीं पता कि पीछे वाले बंदे ने चोरी की है, तो ये होल्डर इन, इसको नहीं पता कि इसने चोरी की है, तो ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है। अगर इसे पता है तो इसके अंदर कुछ नई बातें हमें नजर आई हैं। वो नई बातें ये हैं कि एक बंदा अगर कंसिडरेशन के लिए ले और बिफोर इट बिकम ओवरड्यू, इसका मतलब है अगर वो टाइम इंस्ट्रूमेंट है ना, 3 महीने लिखा हुआ है तो 3 महीने से पहले इसके पास इंस्ट्रूमेंट आए और इसकी कंसिडरेशन हो, तो ऐसा होल्डर जिसको कंसिडरेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट मिला, टाइम पूरा होने से पहले मिला और वो एक मासूम होल्डर है, वो क्या कहलाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्या ये बात समझ आ रही है? किताब को हमेशा की तरह लगा नहीं समझ आई होगी। उन्होंने कहा हम और समझाते हैं आपको डिटेल से। उन्होंने डिटेल से सारी शराइत समझाना शुरू कर दी। अब देखें ना वो ख़राब हो गया मेरी वो लाइन। होल्डर इन ड्यू कोर्स उसे कहेंगे जो होल्डर भी हो
लॉफुल एंड एडिक्वेट, कंसिडरेशन भी हो, मेच्योरिटी से पहले उसके पास इंस्ट्रूमेंट आया हो, इंस्ट्रूमेंट मेच्योरिटी से पहले, उसके टाइम पूरा होने से पहले आया हो, और अगर वो हो क्या कहते हैं ऑन डिमांड हो तो रीजनेबल टाइम में उसके पास आया हो। ऑन डिमांड तो आज ही मैच्योर हुआ होता है ना। कंप्लीट और रेगुलर होना चाहिए, साइन शाइन ठप्पे छप्पे सारी चीज़ें पूरी होनी चाहिए, और उसने इंस्ट्रूमेंट विदाउट एनी नेग्लिजेंस इन गुड फेथ लिया हो, विदाउट एनी रीजन टू बिलीव कि डिफेक्ट एग्जिस्ट करता था टाइटल में। होल्डर हो, कंसिडरेशन हो, मेच्योरिटी से पहले आया हो, कंप्लीट रेगुलर इंस्ट्रूमेंट हो, और नीयत साफ हो। ये बात समझ आई? क्या डिफरेंस समझ आ रहा है? किताब को फिर लगा नहीं समझ आया, उन्होंने अब टेबल में बताया सारी बात। होल्डर की डेफिनेशन दे दी, होल्डर इन ड्यू कोर्स की डेफिनेशन दे दी, इसको इग्नोर करते हैं। इसमें कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं है सादा होल्डर में, और इसमें कंसिडरेशन ज़रूरी है। इसमें ये शायद पिछली पार्टीज पे केस नहीं कर सकता, अगर ये खुद शरीक है जुर्म में तो फिर ये तो नहीं पकड़ सकेगा, लेकिन ये हमेशा मासूम होल्डर हमेशा केस कर सकता है। ये गुड फेथ हो सकता है और नहीं भी हो सकता, और ये हमेशा गुड फेथ होगा। इसको बेटर टाइटल नहीं मिलेगा, यानी इसके पास अगर पीछे से ख़राब टाइटल आ रहा है, उसे पता है तो इसके पास ख़राब टाइटल होगा, और ये आगे वाले बंदे को भी ख़राब टाइटल देगा अगर इसे पता, और इसे नहीं पता तो गुड टाइटल। तो होल्डर एंड ड्यू कोर्स को नहीं पता होता तो ये हमेशा क्या करेगा, अगले बंदे को गुड टाइटल देगा। मेच्योरिटी, ये मेच्योरिटी से पहले इंस्ट्रूमेंट मेच्योरिटी के पहले भी आ जाए या बाद में भी आ सकता है, और इसके पास हमेशा मेच्योरिटी से पहले आना चाहिए। तो ये डिफरेंसेस है, तो जल्दी से ये लास्ट लाइन देख लेते हैं। नेगोशिएशन जब प्रॉमिस नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक ट्रांसफर होता है फ्री फ्रॉम डिफेक्ट टू एनी पर्सन, ताकि उस बंदे को उसका होल्डर बना दिया जाए, तो ये नेगोशिएशन कहलाती है। यानी एक बंदा दूसरे को एंडोर्स करे और वो होल्ड इन ड्यू कोर्स को एंडोर्स करे, तो ये क्या कहलाएगा, नेगोशिएशन। होल्ड इन ड्यू कोर्स मासूम होल्डर है, तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स मासूम पेमेंट है। ऐसी पेमेंट जो गुड फेथ में हुई हो, जिसके अंदर कोई नेग्लिजेंस ना हो, जिसमें कोई ना पता हो कि जो बंदा मेरे से आके पैसे मांग रहा है, भाई बादशाह के पास कोई चोर जाके वो इंस्ट्रूमेंट दे दे, लेकिन वो बेरर बना हुआ हो, तो बादशाह तो पेमेंट कर देगा। तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब है ड्यू टाइम पे जब एक बंदा जेन्युइनली बगैर नेग्लिजेंस के पेमेंट कर दे और उसे डाउट ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, पेमेंट इन ड्यू कोर्स। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है मटेरियल अल्टरेशन, जब आप इंस्ट्रूमेंट में कोई ऐसी बड़ी तब्दीली कर दें जिससे उसके अंदर अमाउंट पेबल चेंज हो जाए, डेट चेंज हो जाए, टाइम चेंज हो जाए, या कुछ भी इस तरह की बड़ी चेंज हो जाए, तो वो कहलाएगी मटेरियल अल्टरेशन। चूँकि अगली क्लास बाहर खड़ी हुई है और फिर ज़रा वो तंग होंगे, तो अब आपने चैप्टर कंप्लीट पढ़ना है। अब जिस मर्जी तरतीब से पढ़ें, आपको ओवरऑल गेम समझ आ गई है। कल याद रखना है कि कल हमारा जो क्लोजिंग टाइम है वो तकरीबन 15 मिनट 20 मिनट से आधे घंटे तक एक्सटेंड हो सकता है। आप आधा घंटा ध्यान में रखिएगा, बाकी हम देख लेंगे हमारे पास कितना टाइम निकलता है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं।